सॉन्ग है ना, नहीं सुना है पहले तो आप जाके सुनो, बहुत अच्छा सॉन्ग है, टेलर स्विफ्ट का है। बैड ब्लड ही सॉन्ग का नाम है। और क्या कोइंसिडेंस, हमारा आज का ईडीएम है, जो पहला ईडीएम आज पढ़ने वाले हैं वो भी क्या है, बैड ब्लड। क्या ही कोइंसिडेंस है ना, मज़ा आ गया। तो क्या समझा आपको सॉन्ग पे से, आपको सॉन्ग पे से सॉन्ग सुनते समय क्या लगा? चलो नहीं सब जो एक बार नहीं समझा है फर्स्ट टेस्ट में सॉन्ग, तो इट्स फाइन, बट फिर भी क्या है, कुछ तो बैड ब्लड के बारे में बोल रही थी, मतलब कुछ तो ऐसे कोई झगड़ा वगड़ा हो गया, कुछ तो बहुत गुस्से में वो ये सारा गाना बनाई है उसने, ऐसे फील हो रहा था, है ना। तो हमें ऐसा समझा है कि हम जो ये कवि है, हमारे गाने की जो गायक है, वो ये दर्शाना चाहती है कि उसके किसी बंदे के साथ अच्छा खासा झगड़ा हुआ है। अब वो दोनों ऐसे खुन्नस में है कि एक दूसरे को देखना ही नहीं चाहते हैं। तो आज का जो हमारा बैड ब्लड जो ईडियम है वो भी यही कहता है कि आप में ऐसा झगड़ा हुआ है, इस तरीके से आप दोनों में लड़ाई हुई है, कुछ ऐसा डिसएग्रीमेंट हुआ है कि आप दोनों एक दूसरे को देखना ही नहीं चाहते हो। तो दैट इज फॉर यू गाइज बैड ब्लड, ठीक है। तो आज का हमारा वैसे पहला इडियम मस्ती में मजाक में खत्म हो गया। पहला इडियम आज का हमारा जो था बैड ब्लड। तो आज तो हमने देख लिया बैड ब्लड को, देख लिया, हो गया हमारा इडियम, आसान था इडियम। वैसे अगर आपके बुक लैंग्वेज में अगर देखें तो उसका मीनिंग होता है इल विल टूवर्ड्स ईच अदर, एनिमिटी, एनिमी बन गए हो, इल विल टूवर्ड्स ईच अदर, जो पूरा गाना ही उसी पे बेस्ड है। तो यही है बैड ब्लड। आज हम जो इडियम्स पढ़ने जा रहे हैं वो इडियम्स इडियोमेटिक फ्रेजेस है। इडियोमेटिक फ्रेजेस यानी फ्रेज, पहले तो हम फ्रेज देख लेंगे क्या है। मैंने कहा था ये मैं आगे बताऊंगी, स्टार्टिंग में मैंने सिर्फ इडियम का भी नहीं बताया था। अब फ्रेज क्या होते हैं? फ्रेज यानी सेंटेंस का एक ऐसा पार्ट जिसको अगर आप इंडिपेंडेंटली पढ़ो तो कुछ ना कुछ तो सेंस बनता है। जैसे इडियम को अगर आप इंडिपेंडेंटली पढ़ोगे तो ज़्यादा कुछ सेंस नहीं बनेगा, हमें क्लियरिटी नहीं आएगी कि क्या कहना चाह रहे हो। बट अगर आप फ्रेज को अगर पढ़ोगे तो थोड़ी बहुत तो क्लैरिटी आ ही जाएगी, थोड़ा बहुत आपको समझ में आ जाएगा। जैसे अबव द हिल, आपको इनकम्प्लीट सेंटेंस है, समझ में नहीं आ रहा है क्या बोलना है टोटली, बट इतना तो समझ रहा है क्या बोल रहा है, अबव द हिल, हिल के ऊपर कुछ तो भी है, मतलब क्या है पता नहीं, क्वेश्चन मार्क, हिल के ऊपर एंड देन क्वेश्चन मार्क। तो क्या है, हमें समझा कि ना क्या बोलना चाह रहा है, अबव द हिल, हिल के ऊपर कुछ तो है। तो ये हमारा फ्रेज हुआ। जैसे बिलो द टेबल, इन द रूम, है ना। तो ये सारे क्या होते हैं, फ्रेजेस। आप सेंटेंस का एक पार्ट उठा रहे हो और आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कि वो सेंस बन रहा है, एक्चुअली वो पार्ट, वो सेंटेंस, वो जो आप फ्रेज है, एक्चुअली उसे फ्रेज बोलते हैं, वो जो पार्ट है सेंटेंस का जिसको आप थोड़ा उठा के इंडिपेंडेंटली पढ़ रहे हो उसे फ्रेज बोला जाता है, और वो थोड़ा सेंस बनाता है, कुछ तो सेंस बनता है उसका। जैसे अगर आज के इसमें अगर आपका देखें तो आज जो आप पढ़ने जा रहे हो उसमें का एक जो इडियम है वो ऐसा है कि बुल इन द चाइना शॉप, बुल इन द चाइना शॉप। एग्जैक्टली कुछ सेंस बन रहा है क्या? नहीं बन रहा। इसीलिए ये होता है इडियोमेटिक फ्रेजेस, बिकॉज थोड़ा सेंस बन रहा है कि क्या बोल रहा है कि बुल इन द चाइना शॉप, कोई चाइना शॉप में बुल है, बट क्यों है, काय को है, क्यों इसका हम यहाँ रेफरेंस ले रहे हैं, ये हमें बिल्कुल नहीं समझ रहा है। तो यहाँ ऐसे आपको फ्रेजेस मिलेंगे जो थोड़े बहुत सेंस बनाते हैं, नॉट टोटली, एकदम स्लाइट से आपको एक हिंट मिलेगी कि ठीक है कुछ तो इससे रेफरेंस के थ्रू बनाया जा रहा है, तो कुछ तो होगा, टोटली आउट ऑफ द वर्ड कुछ अलग सा नहीं रहेगा। तो दिस इज इडियोमेटिक फ्रेजेस, ठीक है। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो सारे क्या है, इडियोमेटिक फ्रेजेस है। जैसे बैड ब्लड हमने पढ़ा, समझ में आया, खून खराब खून है, कुछ तो है, मतलब क्यों है, क्या है, ये अभी हमें समझ गए। अब हम क्लियर हो गए कि अच्छा एक दूसरे से झगड़ा हो गया तो आप एक दूसरे के लिए ना बुरा ही सोच रहे हो, एक दूसरे के एनिमी बन गए तो आप बोलते हो उसे बैड ब्लड बोल देते हो। तो ये हमें अभी क्लियर हो गया है। तो ऐसे जो आपको फ्रेजेस मिलेंगे ये हो जाते हैं आपके इडियोमेटिक फ्रेजेस, ठीक है। तो ये आज हम पूरे इडियोमेटिक फ्रेजेस पढ़ने वाले हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग फ्रेजेस हैं, बहुत अच्छे हैं। ये सारे हम जो इडियम्स पढ़ रहे हैं उसका आपको फ़ायदा क्या होना है? आपको इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होना है, जब भी आप कोई सेंटेंस लिखोगे, जब भी आप कोई पैराग्राफ लिखोगे, एसे लिखोगे, लेटर लिखोगे, जब कुछ ये फ्रेजेस का यूज़ करोगे ना तो आपकी राइटिंग में वट आ जाएगा।
ना आपकी राइटिंग स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, आपको एकदम भारी, एकदम हैवी हो जाएगी आपका, मतलब सबका ऐसे सादी सादी लैंग्वेज है और आप कुछ हट के यूज़ कर रहे हो तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे ना कि उन लोगों को, ऑब्वियसली आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। तो आपकी लैंग्वेज पे आपका वर्ट आ जाएगा। ईडियम्स और फ्रेजेस वैसे तो हर लैंग्वेज में होते हैं, हर लैंग्वेज में होते हैं, कोई भी आप लैंग्वेज ले लो कुछ ना कुछ तो ईडियम्स होते ही है। जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ये लेक्चर, ये ईडियम्स शुरू करने के फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था ईडियम्स के कि कौन सा फ्रेज पहले देखा था याद नहीं आ रहा मुझे, हिंदी के कुछ फ्रेजेस देखे थे, बंदर न जाने अदरक का स्वाद, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, अंगूर खट्टे हैं, काइंड ऑफ हमने ऐसे कुछ ईडियम्स देखे थे। आंखों का तारा है ना, कुछ ऐसे ईडियम्स हमने देखे थे, है ना। तो ये सारे ईडियम्स क्या थे, हाँ हर हिंदी के थे ना, ये सारे हिंदी में थे, ये हिंदी के ये ईडियम्स थे। तो भाई उसका क्या हो रहा था, सेंस बन रहा था, मुहावरे थे, सेंस बन रहा था, भाई समझ में आ रहा था। फूले ना समय, खुशी के मारे फूले ना समय, क्या भाई बोलने का मतलब है इतनी खुशी की क्या ही बताए, तो क्या हुआ ये खुशी के मारे फूले ना समय। तो ऐसे ये क्या है, हिंदी में मुहावरे, वैसे मराठी में होते हैं, तेलुगु में होते हैं, हर लैंग्वेज में होते हैं, इंग्लिश के भी इसलिए जो ईडियम्स है। और जब भी आप बात करते हो और कुछ हटके ऐसी लैंग्वेज बोलते हो तो लोगों को इंटरेस्ट आता है आपको सुनने में, आपको सुनने का लोगों का इंटरेस्ट बढ़ जाता है, और लोगों के नज़रों में तो ऑब्वियसली आपका सब कुछ ऐसे इज्जत बढ़ी जाती है। क्या होता है, आपकी लैंग्वेज कैसे स्ट्रॉन्ग है डिपेंड करता है आपके लैंग्वेज के इनहेरेंट जो चीज़ें हैं आपको कितनी आती है। जब आप फॉरेन कंट्रीज़ में जाओगे या किसी फॉरेनर से बात करोगे, अभी आपने इंग्लिश सीख रहे हो तो आपको इंग्लिश के इडियम्स आने चाहिए, यानी इंग्लिश के मुहावरे आने चाहिए, ताकि जो फॉरेनर जो लोग हैं, जब वो लोग जब इंग्लिश स्पीकिंग जो है, जिनकी मदर टंग इंग्लिश है, जब वो ऐसे कोई बात करे तो आपको क्लैरिटी हो, आपको समझ जाए, आपके लिए बैरियर ना बने उस लैंग्वेज उनसे कम्युनिकेट करने के लिए। इसीलिए मेन रीज़न इसीलिए है कि हम ये ईडियम को पढ़ रहे हैं, ताकि आपका कम्युनिकेशन जो है वो स्मूथली हो जाए। जैसे आप हिंदी बात कर रहे हो, अगर आप हिंदी के कुछ मुहावरे बोल दोगे और किसी नॉन हिंदी स्पीकिंग इंसान को बोल दोगे जो नया जस्ट हिंदी सीख रहा है, उसे समझेगा ही नहीं आप क्या बोल रहे हो, है ना। अब कोई आप मराठी में बोल दोगे, मुझे अगर कोई मराठी में एक दो चीज़ आपने बता दी तो मुझे तो समझेगी नहीं कि क्या आप बोल रहे हो, क्योंकि मेरी मराठी इतनी पक्की नहीं है। तो आपको अगर मेरे को अगर आपसे कम्युनिकेट और स्मूथली करना है मराठी में, तो मुझे मराठी के मुहावरों का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, यानी मराठी के ईडियम्स का मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। वैसे ही आपको इंग्लिश के भी ईडियम्स का नॉलेज होना चाहिए, ताकि जब आप कम्युनिकेट करोगे उन लोगों से, जो आप तो कम्युनिकेशन तो आपका भाई लाइफ टाइम प्रोसेस है, कम्युनिकेशन के बिना हमारा कुछ होता ही नहीं है। तो अगर आप जब किसी से कम्युनिकेट करोगे, या कोई इंग्लिश में आर्टिकल पढ़ोगे, या कोई न्यूज़पेपर का आर्टिकल पढ़ोगे, या किसी फॉरेनर ने कुछ अपना आपके इसमें कोई कमेंट कर दिया, समझो कोई अच्छी फोटो लग गई उनको, आपके किसी पेज पे कमेंट कर दिया, तो आपको समझ में तो आना चाहिए, और कमेंट में उसने कुछ ईडियम यूज़ कर दिया, आपको समझ में तो आना चाहिए वो क्या बोल रहा है। तो इस सारी चीज़ों के लिए कि कम्युनिकेशन जो है आपका भले रिटन हो, ओरल हो, कैसा भी हो, रिटन हो, ओरल हो, या फिर आप सोशल मीडिया पे अगर कम्युनिकेट कर रहे हो, वीडियो कॉलिंग में कम्युनिकेट कर रहे हो, यानी रिटन ओरल ही हुआ, तो अगर आप ऐसा कोई भी कम्युनिकेशन कर रहे हो तो आपका कम्युनिकेशन स्मूथ हो, अड़चने ना आए, यानी बैरियर्स ना आए, आपको आसानी से हर चीज़ समझे। इसीलिए आज हम पिछले 2 दिन से पढ़ रहे हैं ईडियम्स, और थोड़ा सा हम पढ़ लेंगे ईडियम्स का, ये सिर्फ उसी के लिए है मेनली, और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही भैया ज़रूरी, वो तो कोई डाउट ही नहीं है। बट आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि आपका कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग हो। जिस लैंग्वेज आप जब भी आप कोई लैंग्वेज सीखते हो तो उसकी लैंग्वेज, अभी समझो आप हिंदी इंग्लिश पढ़ सकते हो, रीड कर सकते हो, समझ सकते हो, तो मतलब आप इस स्टेज पे आ गए हो कि आपको इंग्लिश समझती है। अब थोड़ा एडवांस होना पड़ेगा ना, ये आपकी बेसिक लेवल हो गए भैया, बेसिक कब तक बेसिक पे जियोगे, एडवांस भी तो होना है। तो जब एडवांस होना है तो एडवांस में ईडियम्स का अंदाज़ा होना चाहिए, पता होना चाहिए, ताकि आपका और कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है। अगर आप कोई टेड टॉक्स देखोगे, वहाँ पे काफ़ी सारे ईडियम्स का यूज़ किया जाता है, उनके क्या बोलते हैं, उनके स्पीचेस में दे यूज़ इट, वो लोग यूज़ करते हैं, बिकॉज उनके लिए तो ये सारे नॉर्मल है ना यार, उनके लिए तो ये चीज़ क्या है, उनको ऐसे रट्टोफाई नहीं करना पड़ता, बिकॉज उनके लिए तो डे टू डे लैंग्वेज है ये।
हम लोगों के लिए थोड़ी नहीं है, इसलिए हमें थोड़ा सा सीखना होता है ना। तो अगर आप टेड टॉक्स देखोगे तो वहाँ पे ये सारी चीज़ तो ईडियम्स तो यूज़ किए ही जाते हैं। ईडियम्स बोल लो आप, क्या बोलते हैं इसे, हम जो सिनोनिम्स पढ़ रहे थे, एंटोनिम्स पढ़ रहे थे, नए नए वर्ड्स पढ़ रहे थे, वो सारे जो वर्ड्स हैं ना वो भी यूज़ किए जाते हैं। आप अगर कोई इंग्लिश सीरीज़ देख लेते हो, फॉरेन की कोई सीरीज़ देख लेते हो, आउट ऑफ इंडिया की, नेटफ्लिक्स पे देख लो, प्राइम पे देख लो, कहीं भी देख लो, वहाँ पे भी काफ़ी सारे ईडियम्स को यूज़ किया जाता है। तो आपको वो सारी चीज़ें जो है ना आपके अंडरस्टैंडिंग और स्ट्रॉन्ग हो, उसी के लिए आज इसलिए हम ये थोड़ी बहुत चीज़ें एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं। मज़ेदार है ना, इसलिए आप वैसे जान पे आए वैसे मत पढ़ना यार प्लीज़, बहुत अच्छे से पढ़ो, दिल लगा के पढ़ो, स्टोरी बना के पढ़ लो। इंग्लिश सीखने का बेस्ट तरीका यही है, स्टोरी बना लो, किसी भी चीज़ की स्टोरी बना लो। और स्टोरीज़ कैसी है, 100 ऑफ स्टोरीज़ भी हम पढ़ेंगे तो हमें लर्न रहेगी, बस एक रिविजन की ज़रूरत होती है जो आपको हमेशा करते रहना है। और याद रखो, मैं पहले भी बोला है, मैंने अभी भी बोल रही हूँ, भाई रैंक लाना है, इसे हल्के में मत लो, बहुत स्ट्रॉन्ग, आपका बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और प्लस आपका लिसनिंग स्किल्स जो है, आपको जो वाइवा में होने वाला है आपका, वहाँ पता नहीं क्या क्या पूछा जाएगा, तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपके बिजनेस कम्युनिकेशन से रिलेटेड होगी। और याद रखना, बिजनेस कम्युनिकेशन 50 है और वो 30 मार्क्स हैं। 30 मार्क्स मजाक की बात नहीं है भाई, बहुत बहुत तगड़ा है वो, स्कोरिंग है ये सब्जेक्ट। मैंने पहले भी बोला था, अभी भी बोल रही हूँ, सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है ये, तो इस पर बहुत ध्यान दे के पढ़ना, मजाक में मत लेना, लाइट मत लेना। इसके भी क्विज में जल्दी शुरू कर दूंगी। एक बार मेरे को इसका अच्छा खासा कवर हो दो पोर्शन, इसके क्विज लेना शुरू हो जाएंगे। और वो क्विज जब होंगे वो टफ होंगे, इसके आसान नहीं होंगे जैसे बिजनेस एनवायरनमेंट के, क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट में इतना कुछ डिफ़िकल्टी देने जैसा चीज़ है नहीं। बिजनेस कम्युनिकेशन में डिफ़िकल्टी देने जैसी चीज़ें बहुत है। तो आपके ये चीज़ डिफ़िकल्ट मैं क्विज लेने वाली हूँ, तो आपको इसके लिए रेडी रहना होगा। ओके, इसको मजाक में मत लेना, लाइटली बिल्कुल नहीं लेना। और ये जो क्विज होंगे बिजनेस कम्युनिकेशन के लिए, सबके लिए कंपलसरी होंगे। कंपलसरी है ना, कंपलसरी। मैं उसके लिए छोड़ दूंगी एक बार का बिजनेस एनवायरनमेंट में, अगर आप पार्ट नहीं ले रहे हो तो इट्स फाइन, ठीक है, मैं एक बार का छोड़ दूंगी। बट बिजनेस कम्युनिकेशन का एटलीस्ट ये चैप्टर के लिए तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। आप सबको कंपलसरी आना होगा, मज़ा आएगा यार, क्विज में भी मज़ा आता है, उसमें क्या टेंशन नहीं लेने का, रॉन्ग जाता है रॉन्ग जाता है। अभी हम सीखने के स्टेज पे, गलती इंसान करके ही सीखता है, गलती कर रहा कोई दिक्कत नहीं, आराम से रहने का, ठीक है। तो अभी टेंशन नहीं लेने का और ये पढ़ने का, ठीक है। तो अभी हम हमारे आज के ईडियम के ऊपर बढ़ते हैं। बहुत सारा बड़बड़ हो गया ना, बहुत सारी बातें हो गई, थोड़ा सा आपको स्ट्रेस हो गया होगा, मत लो यार मत लो, स्ट्रेस रह के कोई पढ़ाई नहीं होती है, चिल रह के पढ़ेगा, मतलब एकदम भी चिल रह के मत पढ़ो, बट आराम से पढ़ो, टाइम है अभी आपके पास, बहुत टाइम है। तो अब हम अब आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो हमारा दूसरा ईडियम है वो है बोन ऑफ कंटेंशन। बोन ऑफ कंटेंशन मतलब एक सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट है, कोई तो सब्जेक्ट है, कोई तो ऐसा टॉपिक है जिसके लिए ना बहुत झगड़ा हो रहा है, डिस्प्यूट हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, उसके ऊपर ना किसी का क्या बोलते हैं, हाँ में हाँ नहीं हो रही, कुछ ना कुछ तो है, प्रॉब्लम है उस चीज़ पे, दैट इज द सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट। जैसे कि हमारे इंडिया और पाकिस्तान में कंटेंशन क्या है, बोन ऑफ कंटेंशन क्या है, कश्मीर। तो कश्मीर क्या होगा, बोन ऑफ कंटेंशन, टॉपिक ऑफ डिस्प्यूट है हमारा कश्मीर। दैट्स व्हाई the Kashmir continues to be the bone of contention between Pakistan and India, ठीक है। और अगर आप थोड़ा पास्ट में जाओगे, आपके जब आप 10th जस्ट क्लियर किए थे, तो काफ़ी लोगों के घर वालों ने बोला होगा कि भैया कॉमर्स क्या ले रहे हो, साइंस लो, कुछ नहीं रखा है साइंस कॉमर्स में, कुछ नहीं रखा है कॉमर्स में, साइंस ले लो, जिंदगी सेट है, बोला होगा ना, बहुत के घर वालों ने बोला होगा। नहीं बोला है तो आप बहुत लकी हो, मेरे को तो बहुत सुनने मिला, तो मेरे को पता है, मेरे को बहुत ऐसे रात भर बैठ के मुझे समझाया जा रहा था, बेटा कॉमर्स मत लो, साइंस लो, बहुत अच्छा है, ये है वो है, सारी ये बातें हो रही थी। एंड तो आई होप आप लोगों के साथ ना हुआ, अगर हुआ हो तो आप ये चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस की होगी। तो उस पीरियड में आपके और आपके पेरेंट्स के बीच में बोन ऑफ कंटेंशन क्या था, आपका करियर चॉइस। तो आप इसको कैसे बोल सकते हो, आप ये बोल सकते हो, आफ्टर क्लियरिंग माई 10th द बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन me and my parents was related to my career choices. Simple.
क्या था आपका कोड ऑफ कंटेंशन उस पीरियड में? आप कौन सा करियर चूज करोगे? आप साइंस लोगे तो भैया अच्छा इंजीनियर डॉक्टर बनोगे, घर वालों की इच्छा। कॉमर्स लोगे तो उन्हें तो आगे कोई फ्यूचर ही नहीं दिखा आप लोगों का, क्या कर लेगा ये कॉमर्स लेने के बाद? हुआ होगा, नहीं हुआ है बहुत अच्छी बात है, हुआ है तो अब आप बताना। हम CS बनेंगे, हम साइंस इंजीनियर वालों के ऊपर बनने वाले हैं, मम्मा पापा हम बहुत बहुत आगे जाने वाले हैं, है ना? तो अभी बोन ऑफ कंटेंशन। नाउ नेक्स्ट, अ बॉसम फ्रेंड और पाल। बॉसम फ्रेंड और पाल कौन होते हैं? ऐसे दोस्त जो आपके एकदम यार है, जिगरी, एकदम वाले जिगरी, जिनके साथ आप आपके पूरे सीक्रेट्स शेयर करते हो, हर चीज़ आप उनको अपनी बताते हो, यू आर फ्रेंड्स फॉर एवर। हर चीज़ आपके सीक्रेट प्लेस है वो, आपको कुछ भी चीज़ दिक्कत हुई सारी दुनिया को नहीं बताओगी, बट उस इंसान को पता होगी, तो दैट इज़ योर बॉसम फ्रेंड। हमारे क्लास में है क्या कोई ऐसे? मुझे जहाँ तक देख के लगता है अब ऐसे दूर दूर से कि हमारे क्लास में है कोई ऐसे। आई गेस अर्पित, अलीशा, संजीव, ये तीनों का ऐसे कोई तिगड़ा है ना? आई गेस हुआ, मेरा गेस है, मुझे आइडिया नहीं है, जस्ट ऐसे फील हुआ आपको ऑब्जर्व करके इतने दिनों से। तो हमारे क्लास में ये तीनों बॉसम फ्रेंड्स है, बिकॉज दे आर टू जिगरी, बहुत सही जिगरीज है ये लोग, एक दूसरे के एकदम फ्रेंड्स फॉर एवर वाले फ्रेंड्स है ये, है ना? होप सो हो ही ऐसे। देन so what is bosom friends? An intimate and trusted friendship। भैया trusted friendship इन तीनों की वैसी ही दिखती है हमें। bosom friends never betray one another। आपके इसमें सेंटेंस दिया, you people will not betray one another, है ना? That's why you are bosom friends। then next, ये वो है, ये काफी अच्छा वाला क्या कहते हैं इडियम है। नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं बहुत अच्छा है। लाइक अ बुल इन अ चाइना शॉप। लाइक बुल इन अ चाइना शॉप का अगर सिर्फ एक मीनिंग हम देख लेते क्या है पहले, फिर मैं इसके बारे में बताती हूँ थोड़ा डिटेल में। लाइक अ बुल इन अ चाइना शॉप, यानी एक ऐसा इंसान या एक ऐसी सिचुएशन जो आप बिल्कुल अच्छे से हैंडल नहीं कर पाते हो, एक डेलिकेट सिचुएशन को आप हैंडल नहीं कर पाते हो, या डेलिकेट चीज़ को आप हैंडल नहीं कर पाते हो, तो वो हो जाता है लाइक अ बुल इन अ चाइना शॉप। कोई ऐसी थोड़ा ऐसा डेलिकेट सिचुएशन है, नाजुक सी घड़ी आ जाती है जहाँ पे हमें बहुत सोच समझ के काम करना होता है, और वैसे सिचुएशन में आप कुछ तो गड़बड़ा देते हो, क्लमजी हो आप, बहुत कुछ तो गड़बड़ा देते हो। क्लमजी मतलब ऐसा इंसान जिसके जो ना बहुत चीज़, हर कोई चीज़ वो ढंग से कर ही नहीं रहता है। जैसे अगर उसने कोई उसको आपने बोला कि बेटा ये पकड़ ले, कांच का गिलास है, पकड़ना अच्छे से, गिराना मत, नक्की वो गिरा देगा, डेफिनेटली वो गिरा देगा। क्लमजी है, उसके हाथों में कुछ ऐसे ग्रिप नहीं है, क्लमजी है, ठीक है? तो दैट इज क्लमजी। नो, ऐसी सिचुएशन जो बहुत नाजुक है और आप उसको अच्छे से हैंडल नहीं कर पाते हो, मतलब आपका इसमें ना PhD हुआ है, कोई भी गड़बड़ाहट हो गई, कोई तो ऐसी डेलिकेट सिचुएशन आ गई और आपने गड़बड़ करनी ही है, तो दैट इज अ बुल, लाइक अ बुल इन अ चाइना शॉप। इन अ चाइना शॉप, यस, आप ये होता है बुल इन अ चाइना शॉप। अब ये अगर आप इडियम पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि चाइना शॉप में बुल है, क्या ही रिलेशन है? बहुत बड़ा रिलेशन है। यहाँ जो चाइना शॉप, पहली बात तो चाइना शॉप का यहाँ पे हम कंटेक्स्ट देख लेते क्या है। चाइना शॉप यानी ऐसी जगह, ऐसा शॉप जहाँ पे ग्रॉसरीज बिकती है। यानी अगर आपको पता होगा या आपने कभी सुना होगा तो चीनी के बर्तन हम बोलते हैं ना, चीनी के बर्तन यूज़ करते हो, यार चीनी के बर्तन में ये रखना चाहिए तो अच्छा होता है, वो करना चाहिए तो अच्छा होता है। क्या है, चाइना में ना ये जो क्रॉकरीज की, जो हम जिससे क्रॉकरीज बनती है, यानी चीनी के जो बर्तन हैं बहुत यूज़ होते हैं चाइना में। वहाँ पे कॉमनली यही यूज़ होते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे सारे स्टील के, हम जो प्लेट्स यूज़ करते हैं सारी स्टील की होती है, या तांबे की, या फिर ब्रास की, जिसकी भी होती है, हर एक के घर पे अलग अलग होती है। वैसे ही मेनली तो हम स्टील यूज़ करते हैं ना, वैसे ही चाइना में मेनली ये क्रॉकरीज वाली जो क्या बोलते हैं यूटेंसिल्स होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड ऐसी जो भी ग्रोसरीज की शॉप होती है ना, उसको एक नाम दे दिया गया, क्योंकि ये काफ़ी कहाँ पे पॉपुलर है, चाइना में पॉपुलर है, तो इसलिए उसे कहा गया चाइनीज़ मटेरियल है, चाइनीज़ शॉप, इसलिए उसे चाइनीज़ शॉप बोलते हैं। तो यहाँ जो चाइनीज़ शॉप का कंटेक्स्ट है वो यही है कि एक ऐसी दुकान जहाँ पे ना चाइना के जो बर्तन होते हैं ना, मतलब वो क्रॉकरीज वाली शॉप, वो बेची जाती है, तो यानी इन शॉर्ट ग्रॉसरी की शॉप, जहाँ पे एकदम नाजुक होती है। ग्रॉसरी कैसी होती है? नाजुक होती है।
तो क्या हुआ था एक्चुअली, ये हुआ था काफ़ी साल पहले, काफ़ी साल पहले, बहुत साल पहले। जैसे हमने वो 2000 साल पहले की बात की थी, वैसे ही है कुछ, ऐसी ही साल पहले की बात है। सारे इडियम्स बहुत पुराने, कोई भी इडियम, बहुत कम ही इडियम्स है जो रिसेंट में बने होंगे, उन्हें तो सारे पुराने इडियम्स हैं। तो ये काफ़ी साल पहले क्या हुआ था, एक बंदा अपने बुल को मार्केट से लेके जा रहा था, मस्त जा रहे थे। फिर अचानक से वो बुल, कुछ तो हुआ और वो बुल ऐसे घबरा के एक शॉप में घुस गया, और वो शॉप निकली चाइना शॉप। और वो शॉप में गया, अब बुल इतना बड़ा शॉप ऐसी है जिसमें, अब मार्केट में है, पुराने टाइम में थोड़ी बड़े दुकान होती थी, छोटी शॉप्स होती थी, पुराना टाइम, मार्केट में घुस गया बुल उस शॉप में। शॉप कहीं की निकली चाइना शॉप, यानी ग्रॉसरी की शॉप। अब बुल बेचारा घबरा के गया, हड़बड़ा के गया और सारी चीज़ें तोड़ फोड़ कर दी उसने, सब कुछ टूट गया। बुल है, बड़ा है, हॉर्न्स इतने बड़े होते, उस घबराया हुआ है, नहीं सहन हुआ, नहीं कर पाया, सब कुछ तोड़ दिया। इसीलिए बोला जाता है, क्लमजी हो गया था वो उस पीरियड में, इसीलिए बोला जाता है लाइक अ बुल इन अ चाइना शॉप। जब आप कोई डेलिकेट सिचुएशन में, जैसे कि बुल यहाँ पे हमारे चाइना शॉप में, डेलिकेट शॉप में नहीं वो ढंग से कर पाया, नहीं चल पाया और सारी चीज़ें तोड़ दी, वैसे ही इसलिए यहाँ बोला जाता है लाइक अ बुल इन अ चाइना शॉप। ठीक है, तो ये हमारा कंटेक्स्ट यहाँ पे इस तरीके से इस इडियम का मीनिंग आता है। ओके, देन समवन हु इज टू क्लमजी, आपके इसमें जो मीनिंग दिया है, समवन हु इज टू क्लमजी, रफ, कोरस एक्सेट्रा टू सूट हिज और हर सराउंडिंग एंड कंपनी और टू हैंडल अ डेलिकेट सिचुएशन। नाजुक सी घड़ी है जो वो हैंडल नहीं कर पाया। इसके लिए अगर आप देखो तो, अगर समझो आपके पापा का ना कोई मीटिंग चल रहा है, अभी सब वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, पापा का ना मीटिंग चल रहा है, और पापा ने बोला था देख बेटा अभी आना मत, मेरी मीटिंग है तो तू यहाँ पे घुसना मत, आप ठहरे नोटी, करनी है मस्ती। चले गए पापा के मीटिंग के बीच में और सब गड़बड़ आपने करा दी। तो पापा आए बाहर गुस्से में और बोलने लगे, डू यू रियली हैव टू बिहेव लाइक दिस टुडे? नहीं सॉरी, do you really have to behave like a bull in a China shop today when I had a very important meeting with my client? That's where क्या हुआ, delicate situation थी, आपने मस्ती में जाके चीजें खराब कर दी। तो ये क्या हो गया, like a bull in a China shop का एक हमने सेंटेंस पढ़ भी लिया, हमको समझ में भी आ गया। आई होप ये तो अब आपको लर्न हो गया होगा, है ना। देन नेक्स्ट, अ कोल्ड कंफर्ट। कोल्ड कंफर्ट क्या होता है, ठंडी कंफर्ट क्या, नहीं, कोल्ड कंफर्ट यानी कोल्ड को बहुत बार इस कंटेक्स्ट में यूज़ किया जाता है कि बहुत बिल्कुल भी उसमें ना फीलिंग्स ही नहीं है। वैसे कोल्ड का मीनिंग बहुत बार बहुत से कंटेक्स्ट में ऐसे यूज़ होता है, फीलिंग्स ही नहीं है, कोई फीलिंग नहीं है, बोलते एकदम क्या बोलते, एकदम कुछ है ही नहीं, मतलब फील ही नहीं हो रहा है। कोई आके अब कोई किसी से बात करके ऐसा लगता है ना कि यार नहीं, कनेक्शन नहीं बना, मतलब फीलिंग्स ही नहीं थी। कोल्ड, कोई पर्सन बहुत ऐसे होते हैं कि कितना भी कुछ भी हो जाए, मतलब कितना लोगों के साथ खराब हो रहा है, उनको ना कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, तो दोज पीपल आर कोल्ड, मतलब उनकी फीलिंग्स जैसे कोल्ड। तो यहाँ कोल्ड कंफर्ट का मीनिंग भी वैसा ही है कि आपको जो सिंपैथी मिल रही है ना, वो सिंपैथी अप टू द मार्क नहीं है, जैसी मिलनी चाहिए वैसी नहीं है, बहुत क्या बोलेंगे, बहुत ओके है, मतलब कुछ ऐसे फील भी नहीं हो रहा है कि सिंपैथी मिल रही है ना। कोल्ड कंफर्ट का मीनिंग वैसा है, यानी फीलिंगलेस, मतलब वो सिंपैथी दे रहा है, आपको पता है वो दे रहा है, बट ना आपको उसके पीछे का ऐसे जो, मतलब कोई अच्छी सिंपैथी देता है, कोई अच्छे से आगे बोलता है हाँ यार, कंसर्न, जैसे किसी को कंसर्न होती है, उसकी सिंपैथी हमें समझते हैं कि हाँ भाई ये जेन्युइनली दे रहा है, और कोई आके देता है तो हमें समझता है कि ये दिखावे के लिए दे रहा है, बस सिर्फ मुंह पे बोल रहा है, मन से तो बिल्कुल नहीं दे रहा है। तो ऐसा जब कोई सिंपैथी देता है ना, उसको बोलते हैं कोल्ड कंफर्ट। ओके, तो यहाँ पे आपको जो मीनिंग है वो है इनएडिक्वेट कंसोलेशन, चलेगा। फिर उसका सेंटेंस क्या है, द मियर प्रॉमिस ऑफ बेटर फ्यूचर इज ओनली कोल्ड कंफर्ट टू द फ्रस्ट्रेटेड यूथ ऑफ टुडे। ठीक है, देन नेक्स्ट, क्रिएचर कंफर्ट। एक कोल्ड कंफर्ट हो गया, अब क्रिएचर कंफर्ट क्या है, क्रिएचर का कंफर्ट यानी जो मटेरियलिस्टिक थिंग है उसका कंफर्ट होना चाहिए। मटेरियलिस्टिक थिंग का बहुत ज़रूरी, हमें स्पिरिचुअल थिंग से कुछ लेना देना ही नहीं है। जैसे गरीब लोग हैं,
उन लोगों को क्या है, 2 टाइम का खाना मिले, घर मिले, काफ़ी है। तो उनके लिए स्पिरिचुअलिटी कुछ है ही नहीं। आजकल लोग सब स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे हैं, हमने स्पिरिचुअल होना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए, वैसे रहना चाहिए, मेडिटेट करते रहना चाहिए, अपने अंदर से जुड़ो, अपने अंदर की जो आत्मा है उससे जुड़ो, एंड अपना ऑल दो स्टफ सब बातें कर रहे हैं। गरीब को इससे कुछ लेना देना है क्या? वो बोलेगा भाई मेरे को 2 टाइम का खाना मिले, सोने को जगह मिले, मेरे बच्चे भूखे ना सोए, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। मैं भाड़ में जा तुम्हारा स्पिरिचुअलिटी एंड ऑल दो स्टफ। तो जो ऐसे लोग हैं उनको क्या है, मटेरियल थिंग्स से ज़्यादा कंफर्ट मिलता है। एंड ऑब्वियस सी बात है, उनको मटेरियल चीज़ें मिल रहती है तब वो अच्छे से रह पाएंगे ना। खाना वाना नहीं रहेगा, मेडिटेट करेंगे, कितने दिन रहेंगे। तो दैट इज़ क्रिएचर कंफर्ट। और ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनको मटेरियलिस्टिक थिंग बहुत ज़रूरी होती है, मतलब उनके बिना वो रह ही नहीं सकते। तो दैट इज़ क्या कहते हैं उसे, क्रिएचर कंफर्ट। उसका मीनिंग देखा तो material comfort that contribute to physical access and well-being. Okay, a poor laborer is more concerned about creature comfort than spiritual development. Then next, a dog in the manger. Dog in the manger मतलब ऐसा इंसान ना, मतलब बहुत ही बेकार इंसान है, बहुत ही सेल्फिश इंसान है। वो क्या करते हैं ना ऐसे लोग, जैसे अगर आप आज ही मैंने ये न्यूज़ पढ़ी, मैंने पढ़ी कि ना ऑक्सीजन की कमी होने वाली है। कुछ तो ऐसी न्यूज़ आ रही थी, पता नहीं क्यों कमी होने वाली है, बट ऐसी न्यूज़ आ रही थी। तो लोगों ने ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं, जमा करना शुरू कर दिया, ऑक्सीजन सिलेंडर्स को खरीद के रखना शुरू कर दिया और ज़्यादा भाव में बेचने लगे, ऐसी कुछ तो न्यूज़ थी। तो यहाँ क्या कर रहे हो, अब थोड़ा न्यूज़ को अपन ट्विस्ट कर लेते हैं अपने हिसाब से। हॉस्पिटल एक हॉस्पिटल है प्राइवेट, एक हॉस्पिटल है गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सारे कोविड-19 वाले पेशेंट्स हैं हमारे यहाँ पे। प्राइवेट हॉस्पिटल में हार्डली कोई जा रहा है क्योंकि बहुत कॉस्टली है। जिनको जो पैसा पे कर पा रहे हैं सिर्फ वो लोग जा रहे हैं, और जो नहीं कर पाते ऑब्वियसली उनको कहाँ जाना है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना है। अब प्राइवेट हॉस्पिटल वालों को ना समझ गया कि ना ऑक्सीजन की कमी होने वाली है, हमें सिलेंडर्स और चाहिए। पेशेंट्स उनके पास कम आ रहे, बट वो लोग क्या कर रहे हैं ना, सारा ऑक्सीजन जो सिलेंडर्स है खुद के पास रख ले रहे, मार्केट में बचा ही नहीं। गवर्नमेंट जो एक्चुअल जहाँ ज़रूरत है, जहाँ कोविड के पेशेंट सबसे ज़्यादा है, यानी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वहाँ पे सिलेंडर्स मिली, उनको एक्सेस ही नहीं मिला। तो क्या हुआ, यहाँ पे उन लोगों ने क्या सेल्फिश बना किया। जिनको ज़्यादा ज़रूरत है, इनको कम ज़रूरत है ज़रूरत, लेकिन बहुत कम है। मतलब अगर इन्होंने इतना नहीं भी रखा होता तो भी चला होता, बट इन्होंने क्या किया, ज़्यादा रख लिया खुद के पास, और जिनको ज़रूरत है उनको मिला ही नहीं। अब अगर इस सिचुएशन में हम ऐसा सोचे कि ये हॉस्पिटल जो है प्राइवेट हॉस्पिटल, उन्होंने ये जानबूझ के किया, समझने के लिए, ऐसा होता नहीं है, बट अगर हम समझने के लिए करें कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है ना, इन्होंने जानबूझ के ज़्यादा सिलेंडर्स रख लिए ताकि ना लोग ज़्यादा से ज़्यादा उनके पास आए और कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल को कोई पूछे ही ना, जहाँ पे एक्चुअली कम पैसों में, जीरो अमाउंट में सारी ट्रीटमेंट हो रही है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, इन्होंने सेल्फिश बने किए, इन्होंने लोगों की भलाई नहीं सोची, इन्होंने सेल्फिश किया, खुद का फ़ायदा सोचा, इसलिए उन्होंने सारे सिलेंडर्स खुद के लिए रख लिए, और हमारे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उनके लिए कोई सिलेंडर ही नहीं बचे। एक्चुअली जिनको ज़रूरत थी उनको वो चीज़ मिली नहीं, उनको उनका फ़ायदा उठाने नहीं मिला, और जिनको उनकी ज़रूरत ही नहीं थी उन्होंने खुद के पास लेके रख लिया। ठीक है, ये एग्जाम्पल के लिए हमने समझा, सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। ठीक है, तो ये है आपका डॉग इन द मैंजर। अब अगर इसको आप ही की लाइफ से जोड़ा जाए, और अगर आपको बोले कि बेटा आप बचपन में आप आपकी बहन भाई जो भी होंगे, आप अगर आपको छोटा भाई या बहन जो भी है, अगर छोटे थे आपसे अगर कोई छोटे थे, अगर आप ही छोटे हो तो फिर आपके साथ शायद ऐसा हुआ होगा, है ना। आप भैया की दीदी की कोई फेवरेट साइकिल होगी, उन लोगों को ना देने की बिल्कुल इच्छा नहीं होगी वो साइकिल आपको, और आपको ना वो चलाते भी नहीं है, वो साइकिल चला भी नहीं रहे, वो लोग स्कूटी चला रहे, आपको दे भी नहीं रहे। तो क्या कर रहे हैं वो लोग, आपको ज़रूरत है, आपको साइकिल सीखना है, आपको ज़रूरत है, उनको ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो यूज़ भी नहीं कर रहे, वो चला भी नहीं रहे, बट वो स्टिल आपको नहीं दे रहे। तो वो टाइम पे उन्होंने क्या किया, उस पीरियड में मम्मा उनको क्या बोलेगी, बेटा stop being a dog in a manger and let your sister or / brother use your bicycle if you are not using it, है कि नहीं।
तुमको पता है तुमको ज़रूरत नहीं है, बस तुमको उसको देना नहीं है। तुम भाई बहन, पता है भाई बहन का रिश्ता कैसा होता है, नहीं देना, नहीं देंगे, क्या कर लोगे, कर लो। तो आपने वैसा कर लिया, इसलिए आप क्या हो गए उस सिचुएशन में, आप क्या बन गए, डॉग इन द मैंजर, सेल्फिश इंसान। इसका आपका जो बुक में जो आपका मीनिंग दिया वो क्या है, अ पर्सन हु प्रिवेंट्स अदर्स फ्रॉम हैविंग थिंग्स दैट ही डज नॉट नीड हिमसेल्फ। अ पर्सन who prevents others from having things that does not need himself। जैसे इस हमारे सेंटेंस के केस में आपको साइकिल की जरूरत ही नहीं है, या आपके बड़े भाई को जिसको भी साइकिल की जरूरत ही नहीं है, बट वो आपको दे नहीं रहे क्योंकि नहीं देना, मेरी मर्जी, मेरी साइकिल, तेरे को तो नहीं दूंगा। तो दैट इज वो सिचुएशन को क्या बोलेंगे आप, उस पीरियड में आप क्या बन जाओगे, जो भी उस पीरियड में रहेगा, जो ऐसा काम करेगा उसको क्या बोलेंगे, डॉग इन अ मैंजर। देन नेक्स्ट इज एल्बो रूम। एल्बो रूम क्या होता है, एल्बो रूम यानी बहुत सी जगह, फ्रीडम टू डू व्हाट यू वांट। सेंटेंस कैसे बनेगा, टू मेनी रूल्स एंड रेड टैपिज्म हार्डली गिव्स वन एल्बो रूम टू ट्राई आउट न्यू मेथड्स दैट माइट प्रूव मोर प्रॉफिटेबल फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ना है और आपका बट ऐसे जो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ऐसे कि ये रूल बना है, हम इसी पे टिके रहेंगे, हम बदलेंगे नहीं, ऐसा होना है तो ऐसा ही होना है, कुछ चेंज नहीं होगा। उस टाइम पे आप कैसे हो जाओगे, आपको जो एक्सप्लोर करने का, चीज़ें एक्सप्लोर करने का चांस मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो आपको एल्बो रूम नहीं मिलेगी। दैट्स वाई टू मेनी रूम्स और रेड टैपिज्म हार्डली गिव्स वन एल्बो रूम टू ट्राई आउट न्यू मेथड्स दैट माइट प्रूव मोर प्रॉफिटेबल फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। देन नेक्स्ट, अ फेयर वेदर फ्रेंड। ये बढ़िया, फेयर वेदर फ्रेंड मस्त है। इसमें कैसा है, ये ऐसे दोस्त होते हैं जो लोग क्या बोलेंगे, जो लोग आपके पास सिर्फ तब रहते हो जब आपका ना सब कुछ आपके लाइफ में हैप्पी 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 सब अच्छा हो रहा है, कुछ भी खराब नहीं होता ना, तब ये दो लोग आपके आसपास होते हैं। जैसे ही आपके आसपास कुछ भी खराब हो जरा सा भी, सबसे पहले ये लोग वहां से निकल के भाग जाएंगे, आपको पलट के देखेंगे भी नहीं। तो ऐसे दोस्तों को बोला जाता है फेयर वेदर फ्रेंड। यानी जब सब कुछ अच्छा है आपकी लाइफ में तब आपके पास रहेंगे, आपसे बात करेंगे, आपके हाँ में हाँ मिलाएंगे, आपके साथ घूमेंगे फिरेंगे, और जैसे ही ज़रा भी खराब हो गया आपको इग्नोर करना शुरू कर देंगे, फ़ोन कॉल नहीं करेंगे। अब समझो आपका कोई ब्रेकअप हो गया, अभी तक ब्रेकअप नहीं हुआ था, सब अच्छा चल रहा था, तो आपके पीछे थे, अब ब्रेकअप हो गया, अब आपको फ्रेंड की ज़रूरत है, वो आपके पास भी नहीं आएंगे, आपका बात भी नहीं सुनेंगे, बोलेंगे क्या यार वैसे ही रोते रहता, चल बाद में बात करता हूँ, बिजी हूँ, ये वो बोल के आप लोग आपको इग्नोर कर देंगे। तो वैसे क्या दोस्त क्या हो जाते हैं, अ फेयर वेदर फ्रेंड बन जाते हैं। वो आपके लाइफ में है क्या कोई ऐसा फेयर वेदर फ्रेंड? है तो ये ईडीएम को उसी के नाम पे याद रख लो। तो दोज पीपल आर फेयर वेदर फ्रेंड्स। ओके, देन नेक्स्ट अच्छा, इसका मीनिंग क्या है आपके बुक में, मतलब वर्ड टू वर्ड मीनिंग बोले जा रहे हैं, पढ़ लेते हैं। अ फ्रेंड हु डेजर्ट्स यू इन डिफिकल्टीज। अ फ्रेंड हु डेजर्ट्स यू इन डिफिकल्टीज, जब आपके पास कुछ भी दिक्कतें हो गई तो भैया ये पहले भाग जाएंगे। देन नेक्स्ट, फ्रेंच लीव। फ्रेंच लीव यानी आप बिना परमिशन लिए निकल लियो। जैसे ऑफिस जाते हो आप लोग कल ऑफिस जाते हो, अब जब ऑफिस जाओगे तो ऑफिस में आपको अगर ऑफिस से जाना है या छुट्टी भी लेना है ना, तो आपको परमिशन चाहिए कि भाई मैम सर को कल छुट्टी लेनी है क्योंकि मेरा ऐसे प्रॉब्लम हो गया, तो आई वोंट बी एबल टू कम टू ऑफिस टुमारो। आपको इसी सब इन्फॉर्म करना होता है, तो सामने से उनका रिकॉर्ड आता है, रिप्लाई आता है हमें कि ठीक है भैया आप नहीं आ सकते हो, आपको परमिशन ग्रांटेड। बट अगर आप बिना परमिशन लिए छुट्टी ले लेते हो तो उसे बोला जाता है फ्रेंच लीव। बिना परमिशन के आप छुट्टी ले रहे हो तो उसे बोलोगे आप फ्रेंच लीव। ठीक है, देन इट्स मीनिंग इज एब्सेंस फ्रॉम वर्क और ड्यूटी विदाउट परमिशन। ठीक है, देन नेक्स्ट, गुड ऑफिस। गुड ऑफिस मतलब ऐसे लोगों के बुक में ऐसे लोगों के साथ रहना जिनका ना बहुत अच्छा इन्फ्लुएंस है और उनके वजह से आपकी तरक्की हो सकती है। या जैसे अगर किसी ऑफिस में आपको जॉब के लिए जाना है, वहाँ पे ऑलरेडी एक बंदा जॉब कर रहा है और उसकी ना जो ऑफिस में जो भी इंटरव्यू लेता है एचआर की प्लस मैनेजर्स के साथ बहुत अच्छी जान पहचान है, तो वो बंदा ना आपको रिकमेंड करेगा और उसकी तरफ से रिकमेंडेशन जाती है तो लोग ज़्यादा सोचते हैं कि हाँ इस बंदे ने रिकमेंड किया तो अच्छा होगा अच्छी होगी, तो आपका इंटरव्यू भी आप इजीली क्रैक कर सकते हो। तो मतलब आप उस पीरियड में गुड ऑफिस में थे, यानी ऐसे इंसान के साथ थे जिसकी जान पहचान अच्छी है और वो उसके वजह से आपको कुछ फ़ायदा हो गया है।
तो द गुड ऑफिस इज इन्फ्लुएंस. ओके, इसमें सेंटेंस देख लेते हैं. वन कैन गेट गुड जॉब ओनली थ्रू गुड ऑफिस ऑफ समवन इन पावर. समझ में आया? अभी हमने जो पढ़ा, देखो भाई, एक तो पावर में अगर एक पावर की बात की तो अगर आपकी डायरेक्ट मैनेजर से ही जान पहचान है, जो आपको इंटरव्यू, जो सारे जिसके पास पूरा एम्प्लॉयमेंट का क्या बोलते हैं डिपार्टमेंट है कि किसको जॉब देनी है किसको नहीं देनी है, ये सारा वो बंदा ही देखता है और आप उसी के जान पहचान में हो, तो भाई आप तो गुड ऑफिस में हो, यानी कि आप तो बहुत सही जगह पे हो, आपको तो आसानी से जॉब मिल जाएगी. तो दैट इज गुड ऑफिस. या फिर जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया था, दैट इज ऑल्सो गुड ऑफिस, कि आप किसी के थ्रू जॉब मिलती है, यानी आप कहीं भी हो, आप किसी के ऐसे जान पहचान में हो कि उस बंदे का इन्फ्लुएंस बहुत अच्छा है, उसकी बात सब लोग सुनते हैं. ओके, देन नेक्स्ट, अ हरक्यूलियन टास्क. हरक्यूलियन टास्क मतलब ऐसा डिफिकल्ट टास्क, ऐसा टास्क जिसके लिए बहुत एफर्ट्स लगते हैं, बहुत मेहनत लगती है. ऐसा टास्क अगर आप कर पाते हो तो उस टास्क को बोला जाता है हरक्यूलियन टास्क. अ टास्क विच इज़ वेरी हार्ड टू परफॉर्म. यहाँ हरक्यूलियन टास्क क्यों बोला उसे? हरक्यूलियन क्योंकि एक हरक्यूलिस बोल के एक बंदा था जो बहुत फेमस था ग्रीक एथेंस वो साइड पे, मेरे को एग्जैक्ट एरिया नहीं पता, वहाँ पे एक कार्टून भी आया करता था हरक्यूलिस पे. बहुत भारी बंदा था, किसी भी चुनौती को व्यू वो टैकल कर सकता था, मतलब हर डिफिकल्ट चीज़ को वो टैकल कर सकता था. जैसे हमारे यहाँ पे छोटा भीम, हर सिचुएशन को यहाँ पे कौन टैकल करता है, कितनी भी डिफिकल्ट सिचुएशन हो कौन टैकल करता है, छोटा भीम. तो वैसे ही जब भी कोई टास्क ऐसे डिफिकल्ट होती है, और हरक्यूलियन को हराना, हरक्यूलिस को हराना रादर इजी नहीं था, आसान काम नहीं था, बहुत डिफिकल्ट टास्क था, बहुत डिफिकल्ट काम था, कोई भी नहीं हरा पाता उसे. तो हमारा जो हरक्यूलियन टास्क है वो इसी टास्क पे ये इसी ऐसे ही कामों को बोला जाता है जिसमें बहुत एफर्ट्स लगती है, क्योंकि हरक्यूलिस वैसा था, इसीलिए इसको इस इडियम को बोला जाता है, इसीलिए इस इडियम में हरक्यूलियन का नाम लिया गया है. और ऑब्वियसली ये इंडिया में नहीं बना, आउट ऑफ इंडिया का है, उनको थोड़ी हमारे यहाँ के छोटा भीम कैरेक्टर पता थे, इसलिए उन्होंने हरक्यूलियन टास्क नाम रखा. जॉब रिक्वायरिंग ग्रेटर एफर्ट्स. ओके, जैसे इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी इज अ हरक्यूलियन टास्क रिक्वायरिंग द कलेक्टिव एफर्ट्स ऑफ द एंटायर कंट्री. दिक्कत है ना, पॉवर्टी इतने इसीलिए हम निकाल नहीं सकते, बहुत टाइम लगेगा, बहुत मेहनत भी लगेगी. देन नेक्स्ट, लिंच लॉ, यानी नेक्स्ट इडियम जो है हमारा वो है लिंच लॉ, यानी ऐसा लॉ नहीं, एक्चुअली ऐसा एक्ट बोला जाएगा, या ऐसा काइंड ऑफ लॉ भी बोल सकते हो, ऐसा लॉ काइंड ऑफ अनरिटन लॉ होते हैं ऐसे मोस्टली, तो जहाँ पे जो इंसान है ना उसको कोई लीगल क्या बोलते हैं प्रोसीजर से जाना ही नहीं होता, लीगल ट्रायल्स से उसको जाना ही नहीं होता है, उसे डायरेक्ट जो लोग है ना, पब्लिक है ना, वही पनिश कर देती है, बहुत केसेस में उसे मार देती है. तो ये होते हैं लिंच लॉ. जैसे हमारे यहाँ पे जो 2 पंडित थे पालघर के, उनके साथ हुआ मॉब अटैक हुआ है ना, लिंचिंग हुई, यहाँ पे अफवाह आई थी कि उन्होंने कुछ ऐसे गलत काम कर रहे थे, अफवाह थी, कोई लीगल उसके लिए कोई लीगल प्रोसीजर कुछ नहीं हुआ, लोगों ने अपने हाथ में मैटर्स ले लिए और काम कर दिया. तो ऐसे जो भी होते, बट जहाँ पे एक्चुअली जेन्युइन केसेस में जहाँ पे लोग क्या बोलते हैं मैटर्स अपने हाथ में ले लेते हैं, उनको पता है कि गवर्नमेंट ना कुछ नहीं कर सकती, ये जो जुडिशरी बहुत सालों साल लगा लेगी, हम ही इसका काम तमाम कर देते हैं. तो ऐसे जब करते हैं लोग, खुद के हाथ में सारी चीज़ें ले लेते हैं, तो उसे बोलते हैं लिंच लॉ. ओके, अब एक बार हम इसे पढ़ लेते हैं, क्या है मॉब लॉ. मॉब लॉ भी बोला जाता है, या फिर लॉ एडमिनिस्टर्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड फॉलोड बाय समरी एग्जीक्यूट, उनको उनके हिसाब से दे दिया जाता है. जैसे अफ्रीका में होता है, इन अफ्रीकन कंट्रीज दे ऑफन रिसोर्ट टू लिंच लॉ टू पनिश क्रिमिनल्स. वहाँ पता है लॉ कुछ नहीं करेगा, पैसे खिला दो, करप्शन बहुत है, पैसे खिला दो, वो हट जाएंगे, उसको छोड़ देंगे. तो यहाँ पे लोग ही खुद के हाथ में ले लेते और उनको वहीं की वहीं पनिशमेंट दी जाती है. तो दैट इज लिंच लॉ. अ मेडन स्पीच. ओके, नेक्स्ट इज हमारा अ मेडन स्पीच. नेक्स्ट इडियम मेडन स्पीच, यानी आप अगर कोई आप लेजिस्लेटिव के मेंबर बन रहे हो, हमारे लोकसभा के जो आप मेंबर बन रहे हो, पार्लियामेंट के मेंबर बन रहे हो, रादर पार्लियामेंट के मेंबर बन रहे हो, जब आप पहली बार उसको स्पीच दोगे, वहां जाके मेंबर बनने के बाद पहली बार जब स्पीच दोगे तो उसे बोला जाता है मेडन स्पीच.
Okay, then the first speech of a new member in a public body as in town hall or parliament, as in town hall और parliament. तो अगर आप हमारे लोकसभा, राज्यसभा या पार्लियामेंट के पहली बार मेंबर बन रहे हो तो आपको जो पहली जो आप स्पीच दोगे तो उसे क्या बोला जाता है? मेडन स्पीच. ओके, every MP look forward to his maiden speech because it is an opportunity for him to make a good impression. As it is said, first impression should be the best impression. तो इसीलिए ये जो first impression होता है ना उसको जो first speech होती है यानी maiden speech जो होती है उसको वो perfect बनाने की कोशिश करते हैं. Then next, a 9-day wonder. A 9-day wonder यानी ऐसी चीज़ जिसकी हमें बहुत एक्साइटमेंट थी, बहुत एक्साइटमेंट और वो उतनी जल्दी चली गई, उतनी ही जल्दी वो चीज़ चली गई. तो दैट इज उसकी एक्साइटमेंट भी उतनी जल्दी चली गई जाता है. उसकी एक्साइटमेंट भी उतने एक्साइटेड थे और उतनी जल्दी. जैसे बर्थडेज के लिए आपके साथ अब नहीं होता है, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी, बड़े आप होते रहोगे, जब आप 22, 23 ऐसे कुछ 24 रहता है, जैसे आपको जब क्रॉस कर दोगे, जैसे आपका बर्थडे आता है ना तो आपको बहुत एक्साइटमेंट होगी. बट जैसे ही बर्थडे आता है, जैसे एक्चुअली बर्थडे होता है ना, सारी एक्साइटमेंट चली जाती है. क्या है बोलोगे आप? बर्थडे ही तो है, क्या है, होता है, हर साल आता है, हर साल जाता है, बहुत बुरा लगता है कि आप बड़े हो रहे हो. तो दैट इज 9-day wonder. A person or event that attracts a lot of notice for a short period of time but is soon forgotten. It's not just about a event but even person. कोई person is should. जैसे वो बीच में आई थी ना प्रिया वॉरियर जो भी उस बंदी का नाम है, साउथ इंडियन एक्ट्रेस. शॉर्ट पीरियड के लिए आई, उसका एकदम से उसको इतना फेम मिला और अचानक से लोग उसको भूल गए. अब कोई उसको इतना कहाँ इतनी न्यूज़ में कुछ आता ही नहीं है उसका. पुरानी जो एक उसकी मीम चल रही है उसके अलावा कुछ न्यू मीम आई नहीं है उसके ऊपर, है ना. तो वह है वो बंदी. और कौन है ऐसे? बहुत से लोग जो शॉर्ट पीरियड के लिए. अब वो एक आई थी देखो सिंगर जिसको हिमेश रेशम, रानू मंडला, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, उसका नाम रीनू वट एवर उसका नाम था, रानू मंडला. वो बंदी आई, बहुत अचानक से उसको इतना फेम मिला और उतनी सडनली चला भी गया. तो दैट इज अ 9-day wonder. ओके, a person or event that attracts a lot of notice for a short period of time but is soon forgotten. जल्दी से हम उतनी ही जल्दी उसको भूल जाते हैं. जैसे happiness seems to be a 9-day wonder. अभी नहीं बेटा, पढ़ाई होने के बाद, जॉब्स लगने के बाद, मुझे नहीं, मेरी जॉब तो बहुत अच्छी है, कॉर्पोरेट जॉब थी, आप लोगों की भी बहुत अच्छी होगी, बट इंजीनियर्स लोगों को पूछ लो, उनके लिए जॉब जो है ना अब ऐसा हो गया. बहुत एक्साइटेड थे जॉब के लिए, बट जैसे ही जॉब वही बोलो ऐसे होगा, क्यों आई है जॉब, नहीं करना है. आप लोगों को तो बहुत मजा आएगा क्योंकि आपको रोज नई नई चीज़ें करने मिलेगी. इंजीनियरिंग लोगों का तो प्रॉब्लम है, बहुत उनको बहुत टफ होती है उनकी जॉब. बहुत मेरे को तो पसंद ही नहीं आती 9 to 5 जॉब्स पर्सनली. तो उस टाइम पे आप बोलोगे हैप्पीनेस इज अ 9-day wonder फॉर मी नाउडेज. तो दैट इज 9-day wonder. ठीक है, अब ब्रेक लेना है, रीड करके आना है पहले के पूरे सारे और फिर आगे बढ़ना है. ठीक है, तो बच्चों पढ़ लिया पहले का 15 पहले की. अब हम आगे बढ़ते हैं. ठीक है, तो अभी जो आगे अच्छे थे ना, मज़ा आया ना पढ़ते हुए? बिल्कुल कुछ भी ऐसे क्या पढ़ा रहे हो मैम ऐसा नहीं लगाना. इजी थे ना सारे? आसानी है यार, बहुत आसान होते हैं, बस रिवीजन करना होता है, फटाफट सब कुछ लर्न हो जाए, टेंशन मत लो. और अपन है मिल बांट के काम करेंगे, कुछ नहीं होता तो मेरे को बताना. अपन वापस इसका रिवीजन लेना है तो लगे तो मैं जूम कॉल करेंगे, उस पर हम वापस रिवाइज करेंगे, बट हम करेंगे. हमारे पास बहुत टाइम है और हम पूरे डेडिकेशन से ये काम करने वाले हैं. ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं. आगे हमारा है द राइजिंग जनरेशन. राइजिंग जनरेशन यानी आप लोग, राइजिंग जनरेशन यानी आप लोग, यंग पीपल, जो अब जो जनरेशन आएगी. देखो मुझे जॉब लग गई है तो मैं तो अभी आ गई हूँ जॉब वाले इसमें, बट अभी जो पढ़ाई कर रहे हैं ना वो सारे लोगों को यंग जनरेशन बोला जाए. इवन मुझे भी यंग जनरेशन, मैं किसी और के लिए यंग जनरेशन हूँ, मेरे लिए आप लोग यंग जनरेशन हो, आपके लिए आपसे जो छोटे लोग हैं वो यंग जनरेशन है. तो जो भी यंग जनरेशन है ना उसे बोला जाता है द राइजिंग जनरेशन. ओके, तो द राइजिंग, जैसे आपके इसमें एक सेंटेंस दिया है, द राइजिंग जनरेशन इज अ क्वाइट टेक्नो सेवी. यस,
दैट्स ट्रू, ऑब्वियसली बचपन से आप सब कुछ यूज़ कर रहे हो, नहीं फ़ोन वोन्स एंड टेक्नोलॉजी तो आपके साथ बचपन से, तो आप तो बहुत इसमें होशियार हो। आपके मॉम डैड, इवन मेरे मॉम डैड इतने टेक्नो से भी नहीं, उनको थोड़ा बहुत जो कर लेते सीख रहे। बट आप हमें सीखना पड़ता है क्या? नहीं, हम तो ऐसी फटाफट चीज़ें डाउनलोड कर लेते, हाथ थोड़ा बहुत हाथ पैर मार लेते, यानी थोड़ा बहुत देखो हाथ पैर मार लेते। एक और हमने मुहावरा देखा हिंदी का, यानी थोड़ी बहुत हम इधर उधर ट्रायल एंड एरर कर लेते और हमें वो चीज़ आ जाती है। तो दैट्स व्हाई उन्हें टेक्नो से भी बोलते हैं। एनीवेज, तो क्या हुआ? यंग जनरेशन यानी कौन? द राइजिंग जनरेशन। नेक्स्ट, स्कॉट फ्री यानी ऐसा इंसान जिसने कुछ क्राइम तो किया है बट ना उसको बिना पनिशमेंट के छोड़ दिया गया। क्राईम केलं पण सोडलं, का सोडलं? कारण त्याची खूप जास्त पहुंच होती, पहुंच ही बोलते हैं, व्हाटएवर, बहुत उसकी पहुंच थी। जैसे हमारे सलमान भाई, दो बड़े क्राइम किए उन्होंने, लेकिन उनको पनिशमेंट मिली नहीं, स्कॉट फ्री, आसानी से उन्हें छोड़ दिया गया। चलो उसका एक मीनिंग पे नजर मार लेते हैं। विदाउट सफरिंग एनी पनिशमेंट और इंजुरी, people are still angry that Salman was released scot free even after committing 2 severe crimes. That is scot free. Okay, because he had influential connections, the culprit went scot free. Okay, then next, a sheet anchor यानी डिपेंडेबल पर्सन, किसी पे डिपेंड जो है उसे बोला जाएगा, जिस पे आप डिपेंड रह सकते हो, रादर उसको बोले, उस पर्सन को बोला जाएगा अ शीट एंकर। आपको कोई इमरजेंसी आई है और आप किस पे आप ज़्यादातर डिपेंड हो, जैसे अभी अगर आपकी लाइफ में कोई इमरजेंसी आती है तो आप सबसे पहले किसके पास जाओगे? मॉम डैड के पास। तो आपके क्या थे वो, क्या है वो? शीट एंकर है। ओके, अ डिपेंडेबल पर्सन, जिस पे आप डिपेंडेंट रह सकते हो। कुछ आपको खराब हो रहा है आपके साथ तो आप पहला उसी के पास जाके बोल सकते हो कि भाई मेरी मदद कर। तो दैट इज अ डिपेंडेबल, दैट इज अ स्कॉट फ्री, स्कॉट फ्री कहाँ से आ गया? अ शीट एंकर। ओके, देन अ डिपेंडेबल पर्सन और थिंग रिलाइड अपॉन इन द लास्ट रिसॉर्ट, और थिंग रिलाइड, आपके मम्मी पापा इस आपके लाइफ के शीट एंकर, जिनके ऊपर आप हमेशा डिपेंडेंट रह सकते हो। अब जो नेक्स्ट है वो है हमारा टॉल टॉक, यानी बहुत बोलने वाले, पता है उनमें कोई बहुत बड़ा टैलेंट नहीं है, तो उनको ना ऐसे बड़ी बातें करके खुद की बढ़ाइयाँ करनी होती है, या कुछ ज़्यादा ही ओवर स्टेटमेंट देना होता है, या ओवर हाइपर बोलते हैं उसे, हाइपर बोल लोग होते हैं, तो वो वैसे लोग क्या करते हैं? टॉल टॉक्स करते हैं। यानी जैसे कि आपके इसमें सेंटेंस दिया है, इफ वी हैव नो रियल अकम्प्लिशमेंट वी इंडल्ज इन टॉल टॉक टू delude ourselves and others too। हमारे पास कोई बहुत बड़ी ऐसे क्या अचीवमेंट्स नहीं है, तो हम क्या करते हैं? कुछ बड़ी ऐसी छोटी मोटी बातें हमने जो की है उसको हम बड़ा चढ़ा के बोलते हैं और लोगों को बताते हैं कि देखो हम भी ग्रेट है। जैसे हमारे यहाँ रिसेंटली हुआ था, हमारे जो पुलकेश जी है उनको ना क्विज में पार्ट नहीं लेना था, है ना पुलकेश? तो वो क्या कर रहे थे? पुलकेश वॉज गिविंग टॉल टॉक्स टू अवॉइड या फिर टू गेट अवे फ्रॉम द क्विज। टाइम चाहिए था उनको पढ़ने के लिए, इन शॉर्ट। अच्छा है, मजाक करूँ पुलकेश, ऐसे बिल्कुल भी इसे दिल पे मत लेना, बट यहाँ पे वो चीज़ बहुत अच्छे से, मेरे को उसी दिन बोलने की इच्छा थी, रोक लिया मैंने खुद को। तो आप क्या कर रहे थे उस दिन? टॉल टॉक दे रहे थे। देन नेक्स्ट, वाइट एलिफेंट यानी कि बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें हैं और उसको मेंटेनेंस भी उतना ही ज़्यादा करना होता है। एक्सपेंसिव है और उसको मेंटेन करना भी उतना ही एक्सपेंसिव है। ऑडी वाइट एलिफेंट हो जाती है बहुत लोगों के लिए, क्योंकि ऑडी अगर कोई खरीदता है तो पहले तो महंगी, जिस पे उसको मेंटेन करना उससे भी महंगा, तो ये क्या हो जाता है? वाइट एलिफेंट। वाइट एलिफेंट क्यों बोला जाता है? क्योंकि आपने कभी वैसे वाइट एलिफेंट देखा है क्या? नहीं देखा, क्योंकि बहुत रेयर होते हैं, बहुत मुश्किल से दिखते हैं। पहले हुआ करते थे, इंडिया में भी होते थे, एशियन कंट्रीज में पहले होते थे, मतलब तो इंडिया में होते थे पहले। और क्या होता था ना, पहले एक राजा था, वो कौन से एग्जैक्ट कंट्री मुझे याद नहीं है, बट इंडिया
इंडिया है, वैसे ही कोई श्रीलंका, भूटान, म्यांमार, आसपास की बाली वाली ऐसी कोई जगहों पे, बहुत सी जगहों पे ऐसी एशियन कंट्रीज में वाइट एलिफेंट मिलते थे। तो वहाँ का जो एक राजा था ना, उसने क्या किया, उसको अगर लोगों को पनिश करना होता था, लोगों ने खराब काम किया, कुछ गलत काम किया, फ्रॉड किया, अब उसको पनिश करना है, तो उनको एक्चुअली पनिशमेंट नहीं देता था, वो उसे गिफ्ट कर देता था वाइट एलिफेंट। अब क्या होता था, वो बंदे को वाइट एलिफेंट गिफ्ट करने के बाद वो वाइट एलिफेंट का ना बहुत केयर लेना होता है, उसका खाना बहुत अलग होता है, उसको उतना खाना देना होता है, उसकी केयर बहुत लेनी होती है, उसके पीछे खर्चा बहुत हो जाता था। फिर लोग उसको बार बार वर्शिप करने आते थे, क्योंकि वाइट एलिफेंट बहुत रेयर होते थे, और जो रेयर चीज़ होती है लोग उसको भगवान मानने लगते थे, तो उसकी वर्शिप करने आते थे, लोग उसको देखने आते थे। तो वो उसके रहने का, खाने का, पीने का, हर चीज़ का खर्चा बहुत एक्सट्रीम होता था। ब्लैक एलिफेंट को उतना नहीं रखना पड़ता है, बट वाइट है, ज़रा भी काला हो गया उसको साफ करते रहो, तो ये सारी चीज़ें उनको बहुत करनी होती थी। तो ये क्या हो गया था, बहुत एक्सपेंसिव काम था। तो वो राजा क्या करता था, लोगों को ऐसे वाइट एलिफेंट दे देता था और बोलता था बेटा अब तू संभाल ले, अब तेरी यही पनिशमेंट है। और वो इंसान को लाइफ लॉन्ग वो सिर्फ कर्जे में डूबा रहता था, बिकॉज उसको वो संभालना उतना मुश्किल हो जाता था। तो इसीलिए ये फ्रेज आया वाइट एलिफेंट। और रादर अगर वाइट एलिफेंट अगर हम पास्ट में जाके देखते हैं, बहुत 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 सालों पहले की बात है ऑब्वियसली, तो वहाँ पे वाइट एलिफेंट को संभालना वॉज वेरी डिफिकल्ट टास्क, बहुत एक्सपेंसिव भी था, और लोग उसको देखने के लिए, एक्चुअली उसकी वर्शिप करने के लिए हमेशा आते रहते थे। तो भाई ये बहुत रेयर चीज़ होती थी, इसके लिए ये बहुत एक्सपेंसिव होती थी, और इसीलिए हम किसी भी एक्सपेंसिव चीज़ और जिसको संभालना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, उसका मेंटेनेंस बड़ा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए, तो हम उस चीज़ को बोल देते हैं वाइट एलिफेंट। अब वो कुछ भी हो सकता है, बट इंसान टू इंसान वो डिफर करता है। अब किसी के लिए तो एक डायमंड रिंग संभालना भी वाइट एलिफेंट हो जाएगा, या तो किसी के लिए एक बड़ा सा बड़ा घर संभालना भी मुश्किल नहीं होगा, बट किसी के पास अगर उन्होंने क्या बोलते हैं चॉपर्स रख लिया, तो उसके लिए वो चॉपर्स क्या बोलते हैं वाइट एलिफेंट हो जाएंगे। हमारे लिए अगर हम मिडिल क्लास में अगर हम देखें तो हमारे लिए ऑडी एक ऑडी बोल लो, ऑडी ही क्यों, हमारे लिए तो बलेनो एंड ऑल नहीं यार, बलेनो तो भी हम संभाल सकते हैं। जिप्सी हमारे लिए भी महंगी हो जाएगी, रेंज रोवर हमारे लिए महंगा हो जाएगा, उसे संभालना हमारे लिए महंगा हो जाएगा। तो ऐसी जो पर्सन टू पर्सन ये वाइट एलिफेंट डिफर करता है, इसको कोई इसलिए परफेक्ट नहीं बोल सकते कि यही चीज़ वाइट एलिफेंट होगी। पर्सन टू पर्सन चीज़ें डिफर करेगी, पर्सन टू पर्सन उनके लिए चीज़ें महंगी या कॉस्टली होते रहेगी। तो दैट इज वाइट एलिफेंट। ओके, समथिंग एक्सपेंसिव टू मेंटेन, ठीक है। अब जैसे इसके लिए अगर एक सेंटेंस में अगर देखा जाए तो ओलंपिक्स के टाइम पे क्या होता है, जो भी होस्ट कंट्री होती है, यानी जो ओलंपिक्स रखते हैं, जो कंडक्ट कर रहे हैं, जैसे ये साल जो होने वाला था वो जापान में होने वाला था, तो जापान में जो भी स्टेडियम्स बनाए जाते हैं ओलंपिक्स के लिए, एक्चुअली जो भी होस्ट कंट्रीज है जिन्होंने ओलंपिक्स रखा था, उन लोगों के लिए ये जो क्या कहते हैं ओलंपिक्स का जो स्टेडियम्स बनते हैं, ओलंपिक्स में रहने के लिए लोगों के लिए घर, ओलंपिक्स देखने के लिए जो भी लोग आते हैं उनके लिए अलग से घर बनते हैं एंड बिल्डिंग्स बनती है। तो ये सारी चीज़ें जब ओलंपिक्स ख़त्म हो जाती है, सेपरेट एक विलेज बनता है बहुत सी जगहों पर, तो जब ये ओलंपिक्स ख़त्म हो जाता है तो ये सारी जो चीज़ें होती है ना उनके लिए अब बर्डन हो जाती है। तो ये सब क्या हो जाता है उन लोगों के लिए वाइट एलिफेंट। तो ठीक है, तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि ओलंपिक स्टेडियम्स कंस्ट्रक्टेड फॉर ओलंपिक्स हैव बिकम अ वाइट एलिफेंट फॉर द होस्ट कंट्रीज। ठीक है, यानी क्या हो गया, अब उनके लिए बर्डन हो गया, उनको बनाना तो बहुत महंगा था ही, प्लस अब उनको मेंटेन करके रखना होगा, वो भी उनके लिए बहुत महंगा जा रहा है। The next is a white lie. A white lie यानी सफेद झूठ नहीं, वो नहीं होता है। White lie मतलब ऐसा झूठ
जो किसी के भले के लिए बोला जा रहा है, जिससे किसी का नुकसान नहीं होगा, वो होता है वाइट लाई, है ना। तो ऐसे छोटा मोटा झूठ जो किसी का नुकसान नहीं करे, दैट इज वाइट लाई। सफ़ेद झूठ नहीं, हमारे यहाँ सफ़ेद झूठ मतलब सफ़ेद झूठ बोल रहा है तो हमारा वो सफ़ेद झूठ का मीनिंग अलग है और ये वाइट लाई का मीनिंग अलग है। देन अ हार्मलेस लाई टोल्ड टू अवॉइड हर्टिंग समवन्स फीलिंग, किसी के अच्छे के लिए बोल रहे हैं हम झूठ, तो इट्स ओके, फाइन है, तो वो झूठ अच्छा होता है। सो he white lie that everything was all right with him helped smooth his agitated mother who had heard that he met with an accident। क्या हो गया, झूठ बोला मम्मी से कि मम्मी कुछ नहीं हुआ, ज़्यादा चोट नहीं आई, थोड़ी बहुत चोट आई है, ठीक हो जाएगा। तो मम्मी को चला ठीक है चलो, ज़्यादा चोट नहीं है मेरे बच्चे को, मतलब एक्सीडेंट इतना बड़ा नहीं हुआ। तो मॉम को कैसे मिला, तसल्ली मिली। तो ये जो झूठ उसने बोला वो क्यों बोला, वो झूठ क्या था, वाइट लाई। उसकी मॉम को क्या हुआ, तसल्ली मिली। जो झूठ किसी के अच्छे के लिए बोला जाता है वो झूठ नहीं कहलाता है, ऐसे हमने सुना है ना। तो यही है वो वाइट लाई। या ऐसे भी बोल सकते हो, she told a little white lie to excuse herself from the party। पार्टी में गई थी, उसको अच्छा नहीं लग रहा था, बोर हो रही थी, तो उसने क्या बोला, थोड़ा सा झूठ बोल दिया और वहां से वो खसक ली। तो दैट इज अ वाइट लाई। देन नेक्स्ट, अ वाइल्ड गूस चेस। अ वाइल्ड गूस चेस यानी ऐसा काम, ऐसा आप चीज को ढूंढ रहे हो या इन्वेस्टिगेट कर रहे हो या ढूंढ रहे हो जो आपको कभी मिलने ही नहीं वाला है। और वो जो इन्वेस्टिगेशन है, वो जो आपका जो सर्च है वो क्या हो गया, वेस्ट है, यूजलेस है। यूजफुल रहा क्या, नहीं रहा। तो वैसे चीज को क्या बोलेंगे, अ वाइल्ड गूस चेस। तो यहाँ मीनिंग देख लेते हैं, अ यूजलेस सर्च, इन्वेस्टिगेशन और एंटरप्राइज। जैसे कि लुकिंग फॉर फोन आफ्टर इट इज लॉस्ट इज लाइक अ वाइल्ड गूस चेस। एक बार फोन घूम गया तो घूम गया, वापस मिलता है क्या, कभी नहीं मिलता है। पुलिस कंप्लेन डाल दो तो भी नहीं मिलता है। तो ये क्या हो जाता है, अगर हम वो फोन को ढूंढते रहते हैं तो क्या बन जाता है, वो वाइल्ड गूस चेस। ओके, देन नेक्स्ट, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड यानी पहले भी हमने पढ़ा था, वैसे ये भी क्या है, अ सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट ऑफ और रिवेलरी। जैसे हमारे इंडिया और पाकिस्तान में क्या है, कश्मीर, क्या है ये, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड है। एक और हमने इसके ऊपर अभी पढ़ा था, बोन ऑफ कंटेंशन हमने पढ़ा था। ये दोनों का मीनिंग क्या है, सेम है। क्या है भैया दोनों का मीनिंग, सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट। ओके, तो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, इसको अगर एक और तरीके से याद रखना है तो ये याद रख सकते हो, कंटेंट ऑफ क्या था वो, सॉरी क्या था वो, बोन ऑफ कंटेंट। हाँ, बोन ऑफ कंटेंट या एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। अगर इसको याद रखना है तो एक और ऐसा तरीका, अब घरों में बहुत से आपने घर देखे होंगे बड़ी बड़ी, जिनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है। वो घरों में क्या होता है ना, सब लोग बहुत हर्ष खेल के रहते हैं, बचपन से तो बहुत साथ में रहते हैं, सब भाई भाई बहन बहन। बट जैसे ही प्रॉपर्टी की बात आ जाती है, वैसे वैसे उन लोगों में डिफरेंस बढ़ते जाते हैं। तो उस पीरियड में वो जो प्रॉपर्टी है उनके लिए क्या हो जाता है, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड या तो बोन ऑफ कंटेंशन बोल सकते हो। तो ये उन लोगों के लिए वो बोन ऑफ कंटेंशन या एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड उनके लिए सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट या राइवलरी हो जाती है। तो आप ऐसे बोल सकते हो, द एशियन प्रॉपर्टी बिकेम एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड या बोन ऑफ कंटेंशन फॉर द ब्रदर्स या सिस्टर्स या 3 ब्रदर्स या 4 ब्रदर्स, जितने भी। तो क्या हो गया, जो प्रॉपर्टी थी उन लोगों के लिए क्या बन गई है, डिस्प्यूट का क्या हो गई है, सब्जेक्ट हो गई है। डिस्प्यूट के लिए उनका वो सब्जेक्ट हो गई है, ठीक है। तो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड या तो बोन ऑफ कंटेंशन, हमने ये सेकेंड हमने आज इडियम पढ़ा था और ये उसका सेम, दोनों का मीनिंग क्या है, सेम है। एक मीनिंग के लिए एक से ज्यादा इडियम होते हैं क्या, होते हैं। तो वैसे ये हमें एक वैसा एग्जाम्पल मिला। देन नेक्स्ट, अ गिफ्ट ऑफ गैप। गिफ्ट ऑफ गैप यानी फ्लुएंसी इन स्पीच, ऐसा बोलते हो कि सुनते रहो। जैसे हमारे मोदी जी, हम उनकी स्पीच सुनते रहते हैं, लोग सुनते हैं उनकी स्पीच को, इंटरेस्ट से बैठ के सुनते हैं। जवाहरलाल नेहरू, उनकी स्पीच सुनने के लिए लोग कहाँ से आते थे। तो ये सब क्या है, सरदार वल्लभ भाई पटेल,
रतन टाटा, इसकी स्पीच हम लोग सुनने के लिए तरसते हैं, हम सुनते हैं क्योंकि इनकी क्या है, इनके पास अ गिफ्ट ऑफ गैब है. ओके, इलोक्वेंसी या फ्लुएंसी इन स्पीच. A gift of gab invariably makes for a successful politician. जो बोलने में बहुत मस्त है ना, वो बहुत अच्छा पॉलिटिशियन बन सकता है. जिसका बोलना स्ट्रांग है, जिसका बोलने में अपना कंट्रोल है, वो इंसान किसी को भी एड़ा बना के आ सकता है. इसीलिए वो पॉलिटिशियन अच्छा बन सकता है. सो क्या है, अ गिफ्ट ऑफ गैब इज फ्लुएंसी इन स्पीच. देन नेक्स्ट, द इनसाइड आउट्स. इनसाइड आउट्स यानी उसके बारे में हर डिटेल आपको पता होना, छोटी से छोटी बात की उसकी डिटेल आपको उसके बारे में पता होना इज इन्स एंड आउट्स. अगर डाइट कर रहे हो, आपको ज्यादा पता है क्या डाइट के बारे में? नहीं. अब जिससे डाइट का पूरा चार्ट लेते हो उसको पता होता है, तो डाइटिशियन गिव्स यू इनसाइड आउट्स अबाउट द डाइट. क्या हो रहा है, उसको सब कुछ पता है कि किस तरीके से डाइट करना है, कौन सा खाना, कितना खाना है, कितना प्रोटीन चाहिए, कितना कार्ब चाहिए. किसे पता होता है? डाइटिशियन. हमें पता होता है क्या? नहीं. वैसे कोई मशीन है, मशीन के बारे में हमें कुछ ज़्यादा पता नहीं होता. या तो जिसने मशीन बनाई इंजीनियर, या तो मैकेनिक को, या गैराज वाले अंकल को, बस इनको ही पता होता है. यानी मैकेनिक्स को, उनको ही ज़्यादा पता होता है. मैकेनिकल इंजीनियर्स को रादर ज़्यादा पता होता है मशीन्स के बारे में. तो क्या बोलते हैं इसमें, अ मैकेनिकल इंजीनियर नोज everything की जगह ins and outs about the machinery. ओके, तो क्या है, ये पूरी डिटेल उनको पता होना चाहिए, फुल डिटेल, कॉम्प्लिकेशंस ऑफ अ थिंग, इंटरकेसीज एंड कॉम्प्लिकेशन ऑफ थिंग्स, सब कुछ उनको उस चीज के बारे में या सिचुएशन के बारे में, किसी भी चीज के लिए अगर आपको सब कुछ डिटेल है तो उसको आप क्या बोलोगे, इन्स एंड आउट्स. ओके, नाउ नेक्स्ट, लॉयंस शेयर. लॉयंस शेयर क्या है, एन अनफेयरली लार्ज शेयर. बहुत मतलब सबको इक्वली नहीं बटा है, एक इंसान को बहुत ज्यादा मिला है तो उसको बोलते हैं लॉयंस शेयर. द बिग नेशंस कंटिन्यू टू हैव लॉयंस शेयर्स ऑफ वर्ल्ड ट्रेड. बड़े बड़े नेशंस के पास वर्ल्ड ट्रेड करने के लिए वो ज्यादा स्ट्रांग होते तो उनके पास वर्ल्ड ट्रेडिंग का लॉयंस शेयर उनके पास होता है. देन द 3 R's. नेक्स्ट क्या है, द 3 R's यानी मास्टरी इन रीडिंग, राइटिंग एंड अर्थमेटिक. अब यहाँ आप देखोगे तो ये कुछ 3 R's है ही नहीं. एक रीडिंग को छोड़ के बाकी दो थोड़ी ना दोनों रीडिंग या राइटिंग शुरू होते नहीं होते एक्चुअली. बट इसको 3 R's क्यों बोलते हैं, बिकॉज जो रीडिंग है वो तो R है, बट जो राइटिंग है और जो अर्थमेटिक्स है, ये जो दोनों है ना, इसको अगर आप पढ़ते हो तो राइटिंग हम W का ज्यादा यूज नहीं करते, हम र से शुरू करते हैं, तो इट्स राइटिंग. इसीलिए इसको 3 R का ये सेकेंड R होता है. और ये अर्थमेटिक में, हमारा अर्थमेटिक में र पे ज्यादा स्ट्रेस है, तो इसीलिए यहाँ पे A को कैंसिल करके सिर्फ इसको अर्थमेटिक में र पे ज्यादा स्ट्रेस होता है. फॉरेन लैंग्वेज में उनका प्रोनाउंसिएशन उसका ऐसा होता है, तो अर्थमेटिक केस में उसका र पे उनका ज्यादा, आर पे उनका ज्यादा फोकस होता है. इसलिए ये सेकेंड आर ये है और ये हमारा थर्ड आर है. तो दैट इज द 3 R's, रीडिंग, राइटिंग एंड अर्थमेटिक. क्योंकि इसका राइटिंग तो हम बोल सकते हैं, राइटिंग बोल रहे हैं नहीं, W को नहीं, हम R से शुरू कर रहे हैं, तो इसलिए दैट इज राइटिंग. R पे इसका फोकस है, इसलिए सेकेंड R होता है. ये इजी था. अर्थमेटिक का क्या है, अर्थमेटिक में A से शुरू होता है, हम बोलते भी है, बट उस पर जो हमारा स्ट्रेस है वो अर्थ रो पे थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है, इसलिए उसको बोला, इसलिए उसको R से, उसको थर्ड R इसलिए उसे पकड़ा जाता है. ठीक है, तो दैट इज, दिस आर द 3 R's. ठीक है, समझा ना 3 R क्यों है, बिकॉज भाई ये R कैसे शुरू हो रहा है, इस तरीके से उसको R माना जा रहा है. तो व्हाट इज, वो क्या है हमारे 3 R's, रीडिंग, राइटिंग एंड अर्थमेटिक. तो ये कहाँ होता है, जो हम बेसिक स्किल्स जब भी हम स्कूल में सीखते हैं तो हम पहली चीज, 3 चीज हमें क्या सिखाई जाती है, रीडिंग, राइटिंग और अर्थमेटिक्स यानी मैथ्स. हमें ये 3 चीजें पहले बेसिक स्किल्स हमें सिखाए जाते हैं. तो मास्टरी इन रीडिंग, राइटिंग एंड अर्थमेटिक इज द 3 R's. The 3 R's have been the main focus of primary education for many decades now.
3 hours have been the main focus of primary education for many decades now. ओके इजी है, इसको तो कुछ एक्सप्लेन करने जैसा एज इन ज्यादा कुछ हैवी. देन नेक्स्ट पेनाल्टीज वेब. पेनाल्टीज वेब यानी ये बहुत सही है. पेनाल्टीज वेब यानी अनएंडिंग टास्क, चलते रह रहा है चलते रह रहा है चलते रह रहा है. अब इसको पेनाल्टीज वेब क्यों बोलते हैं, इसकी भी एक छोटी सी स्टोरी. क्या है पहले तो अब देखो इसका मीनिंग क्या है. अ वर्क विच सीम्स टू बी गोइंग ऑन येट नेवर कम्स टू एन एंड. एंडलेस टास्क, एंडलेस सेशन, चलते रहना चलते रहना चलते रहना. दैट इज अ पेनाल्टीज वेब. इसके पीछे क्या हुआ था, इसे पेनाल्टीज वेब क्यों नाम दिया गया है. पेनाल्टी ना एक बंदी थी, एक लड़की थी दीवानी सी. यार मैं बहुत ही बुरी हूँ याद रखने में ना, मेरा मेमोरी का वादा है. ठीक है छोड़ो, मैंने बहुत अच्छा सोचा था इसके लिए बोलने के लिए, अब याद नहीं आ रहा है. एनीवेज तो एक बंदी थी पेनाल्टी. वो पेनाल्टी की ना एक बंदे से शादी हुई थी. उसके बाद उसको वो दोनों गए, क्या हुआ जो पेनाल्टी थी ना उसके पापा को उसको ऐसे था कि यार बचपन से मेरे साथ है, मेरे को इच्छा नहीं है कि तू तेरे ससुराल जाए. बट जो पेनाल्टी का हस्बैंड था वो बोला कि देख तेरे पास मैं चांस दे रहा हूँ, आना है तो नहीं तो मत आ, मैं तेरे को इसके बाद कभी लेके नहीं जाऊँगा. पेनाल्टी चली जाती है उसके हस्बैंड के साथ, जाती है. हार्डली वो 1 साल के लिए साथ में रहते हैं. और ये जो पेनाल्टी का जो हस्बैंड है ना उसको कोई वॉर पे जाना होता है और वो चला जाता है. और काफ़ी सालों तक ना वो वापस आता ही नहीं है. समझो 1-2 साल के लिए कंसिडर करते हैं, आता ही नहीं है. फिर लोग उसको बोलते कि देख बेटा तू अभी यंग है, तूने ना एक और शादी कर लेनी चाहिए और टेक्निकली तेरी शादी होनी चाहिए क्योंकि अब ये जो है बंदा वापस नहीं आने वाला. बट पेनाल्टी का ऐसा था कि नहीं, मैं तो वेट करूँगी, मैं रुकूंगी उसके लिए, वो आएगा वापस. जैसे करण अर्जुन के मॉम थे, आएंगे मेरे करण अर्जुन आएंगे, वैसे पेनाल्टी मेरा हस्बैंड आएगा, मैं उसके लिए वेट करूँगी. बट उसको ना बहुत प्रेशर आने लग गया लोगों की तरफ से कि तुझे तो शादी करनी ही होगी. तो हम तेरे लिए कुछ अच्छे राजा के बच्चों को लेके आ रहे, प्रिंस को लेके आ रहे, तो उनमें से किसी से भी शादी कर सकती है. तो पेनाल्टी ने बोला कि ठीक है मैं करूँगी शादी, कोई दिक्कत नहीं. बट ना जब ये जो मैं रोप बना रही हूँ ना वो कंप्लीट हो जाना चाहिए, उसके बाद मैं शादी करूँगी. वो रोप जो बना रही थी वो उसके फादर इन लॉ के लिए आई गेस बना रही थी, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं. वो कोई रोप बना रही थी और वो जब वो रोप खत्म हो जाएगा बनना उसके बाद मैं शादी करूँगी. उसने सिर्फ इतनी ही कंडीशन रखी थी. वो क्या कर रही थी, वो रोप बना रही थी बट वो रोप कभी कंप्लीट ही नहीं हो रहा था. 20 साल गुजर गए लेकिन वो रोप बनना कंप्लीट ही नहीं हुआ. क्यों नहीं हुआ, बिकॉज अब ऐसा थोड़ी ना होगा कि रोप बनेगा ही नहीं, कंप्लीट ही नहीं होगा. बट इसके पीछे एक बड़ा रीजन, एक बहुत अच्छी, उसने बहुत एक अच्छा सा टैक्टिक यूज किया. उसने क्या किया, वो मॉर्निंग में बैठ के रोप बनाती और रात में बैठ के पूरा खोल देती. फिर दिन में बनाती फिर रात में पूरा खोल देती. फिर दिन में बनाती पूरा उसको स्टिचिंग करती और रात में पूरी स्टिचिंग निकाल देती. तो वो ऐसे काफ़ी सालों तक करती रह रही थी. तो इसीलिए उसको बोला जाता है पेनाल्टीज वेब, यानी जो उसका जो वेब है, यानी जो वो रोप बना रही थी वो खत्म ही नहीं हो रहा था, चलते रह रहा था. बना रही थी रात में खोल दे रही थी तो नेक्स्ट मॉर्निंग फिर से बना रही थी फिर खोल दे रही थी तो नेक्स्ट मॉर्निंग फिर से बना रही थी. तो क्या हो रहा था, ये पेनाल्टीज वेब. इसीलिए इसको बोला जाता है पेनाल्टीज वेब. ओके यानी एक काम जो खत्म ही नहीं हो रहा है. जैसे इसके सिनेरियो में जो एक्चुअल स्टोरी है उसमें रोप बनाना तो खत्म ही नहीं हो रहा है, दैट इज पेनाल्टीज वेब. जैसे लॉकडाउन सीम्स टू बी अ पेनाल्टीज वेब. लग रहा है हमें, पता नहीं अब कब खत्म होगा, चले ही जा रहा है. तो दैट इज पेनाल्टीज वेब. नेक्स्ट द पावर दैट बी. द पावर्स दैट बी यानी हमारी गवर्नमेंट, हमारी जो लेजिस्लेटिव है वो क्या है, उनको क्या बोला जाता है, पावर दैट बी. कौन कौन है, एनी गवर्नमेंट, लेजिस्लेटिव या मैनेजरियल बॉडी. कौन कौन है, गवर्नमेंट, लेजिस्लेटिव या मैनेजरियल बॉडी. जिनके पास पावर है उन्हें बोला जाएगा पावर दैट बी. अनलेस यू एजिटेट अगेंस्ट पावर्स दैट बी दे विल नेवर डू एनीथिंग फॉर योर वेलफेयर. जब तक आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट मोर्चा नहीं निकालोगे तब तक गवर्नमेंट आपके लिए कुछ सही करने वाली है क्या, नहीं करने वाली है. दैट इज इसलिए क्या, एनीवेज इसका सिंपल मीनिंग है पावर दैट बी, मतलब जिसके पास पावर है.
यहाँ हमारे पास मेनली पावर किसके पास है, गवर्नमेंट के पास है, लेजिस्लेटिव बॉडीज के पास है, या मैनेजरियल जिनके पास पूरा मैनेजरियल कंट्रोल होता है उनके पास, तो मैनेजरियल बॉडी, तो उनको क्या बोला जाएगा, द पावर दैट बी। नेक्स्ट, प्रोज एंड कॉन्स। प्रोज एंड कॉन्स यानी वेरियस पॉइंट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, दोनों तरफ से, अच्छा भी बुरा भी। प्रोज मतलब अच्छा, कॉन्स मतलब बुरा, अच्छा बुरा दोनों साइड के आर्ग्यूमेंट जब हम सुनते हैं तो उसे बोला जाता है प्रोज एंड कॉन्स। प्रोज एंड कॉन्स ऑफ सिचुएशन, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ लॉकडाउन। प्रोज ऑफ लॉकडाउन आर की केसेस कम होने के चांसेस है, कॉन्स इज कि भाई इकोनॉमी पे बड़ा इफेक्ट आ रहा है। अब लॉकडाउन रीओपन होना है तो उसमें भी प्रोज एंड कॉन्स है। रीओपन होने पे क्या है, ऑब्वियस इकोनॉमी सुधरेगी, बट कौन क्या है उसके, उसका कौन ये है कि भैया केसेस भी बढ़ेंगे। दैट आर द प्रोज एंड कॉन्स। आपकी एग्जाम पोस्टपोन होने में प्रोज क्या है, आपको पढ़ने के लिए और टाइम मिल रहा है, बट कौन क्या है, शायद बोर हो जाओ, शायद बोर हो जाओ, थोड़ा लेथार्जी बना आ जाए, तो ये क्या हो जाता है, ये क्या है आपके कॉन्स है। और प्रोज क्या है, आपको टाइम मिल रहा है आपके पास, और आप और सिस्टमेटिकली पढ़ाई कर सकते हो, आप और रिवाइज कर सकते हो, और आप और डिटेल में चीजें पढ़ सकते हो। दीज आर द प्रोज। एंड हमारे कॉन्स क्या है, कॉन्स क्या है, कुछ बुरा मतलब कुछ बोर हो जाते हो यार, आलसी हो जाते हो, बहुत टाइम है पढ़ने की, आलसी हो जाते हो, प्रोक्रास्टिनेट करने लगते हो चीजें और आगे ढकेलने लगते हो, तो दीज आर ऑल द pros and cons. So various points of argument for and against someone or something. Before taking any decision, one should study the pros and cons about the situation. ठीक है, बोल सकते हो ऐसे। Then next, by the skin of one's teeth. By the skins of one's teeth यानी इतने से बच जाना, इतने से बच जाना। अरे मैं एक्सीडेंट होते होते इतने से बच गया ना भाई, नहीं तो मैं तो गया था आज, भगवान की, मैं एकदम 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 क्या बोलते हैं, बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ, ऐसे ये है, बट उसे हिंदी में क्या बोलेंगे मुझे याद नहीं आ रहा है। हम बोलते हैं ना यार कि मैं एकदम यहीं से जा रहा था और उतने में ऐसे बैल भागते हुए आ रही थी, मैं तो जरा से बच गया, जरा से बच गया, जरा से बच गया इज बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ, मतलब इतने ऐसे आपकी सेव हो जाना, एस्केप, नैरो एस्केप है आपका। तो नैरोली एस्केप्स और अवॉइड बाय अ स्मॉल मार्जिन, बहुत छोटे जरा से आप बच गए हो, ठीक है। जैसे वी मैनेज टू कंप्लीट, आप बहुत लोग अभी कॉलेज में करते हो, वी मैनेज टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ, बहुत इतने से मैंने टाइम पे हमारा जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट कर दिया। या फिर यहाँ जो सेंटेंस दिया, अ स्टॉर्म ब्रोक अप द शिप बट द सेलर एस्केप्ड बाय द स्किन ऑफ द टीथ। ओके, नेक्स्ट, अ स्टॉर्म इन अ टी कप। अ स्टॉर्म इन अ टी कप मतलब क्या बोलेंगे इसको, अननेसेसरी एंगर हो रहा है, हाँ, और अब ऐसा मैटर जिसके लिए जो ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसके लिए बोला जाता है स्टॉर्म इन अ टी कप, यानी अननेसेसरी, ज्यादा इतना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है जिसके ऊपर हम झगड़े या जिसके ऊपर हम बातें करें या जिसके ऊपर बहुत ज्यादा डिस्कशन करें, बट अगर आप वो कर रहे हो तो उसको बोलेंगे अ स्टॉर्म इन अ टी कप। ओके, क्या है यहाँ पे मीनिंग, अ ग्रेट फस ओवर अ ट्रिफल, अ ग्रेट फस ओवर अ ट्रिफल, यानी कुछ ज्यादा अननेसेसरी चीज है, उसके ऊपर हम बहुत डिस्कशन कर रहे हैं और बहुत उसके ऊपर हमारा क्या चल रहा है, लड़ाई चल रही है, ठीक है। जैसे अ कमोशन ओवर द बॉम्ब एक्सप्लोजन टर्न्ड आउट टू बी अ स्टॉर्म इन अ टी कप, इट वाज अ दिवाली क्रैकर बर्स्ट बाय एन उज्जैन। हम लोग ये डिस्कस करते बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, बट पता चला अरे ये तो दिवाली का फटाका फूटा, दैट इज अ स्टॉर्म इन अ टी कप। देन नेक्स्ट, नल एंड वॉइड, करो इसे एक्सप्लेन, जरूरत है, पढ़े हो आप लोगों ने तो नल एंड वॉइड के बारे में आपको पता होना चाहिए, नल एंड वॉइड क्या होता है ना। तो नल एंड वॉइड का वैसे तो एक वैल्यूलेस है, इनवैलिड है, लॉ के लैंग्वेज में पढ़ो तो इनवैलिड है, इसके ऊपर कोई लीगल एक्शन नहीं हो सकता, लीगल फोर्स नहीं है उसके ऊपर, और अगर ऐसे जनरल इसमें बोलूँ तो वैल्यूलेस, कुछ वैल्यू ही नहीं है उसकी। जैसे हमारे आपका जो सबसे कॉमन है कॉन्ट्रैक्ट में, अ कॉन्ट्रैक्ट विथ माइनर इज नल एंड वॉइड है, क्या इफेक्टिव वो नहीं है, तो दैट इज
नल एंड वॉइड। तो ये थे हमारे आज के कुछ इडियम्स। इंटरेस्टिंग थे ना आज के, ज़्यादा अच्छे लगे होंगे आज के, मुझे तो आज के बहुत अच्छे लगे थे इडियम्स। अगर हम कुछ कैटेगरी के वाइज इडियम्स पढ़ेंगे वो भी बहुत मज़ेदार है, उसमें भी बड़ा मज़ा आएगा पढ़ते समय, तो हम वो कल पढ़ेंगे। तो आज के लिए हम यहीं रोकते हैं। आपको क्या करना है आपको पता है, जैसे ही आए यहाँ पे रुकोगे आप पूरा पहले पिछला जाके एक बार रिवाइज करोगे, ठीक है ना। तो चलो यहीं हम स्टॉप करते हैं, आगे का हम कल पढ़ेंगे।